ओके, सो लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, नेट के पीवाईक्यू सारे कंप्लीट कर लिए थे, जितने भी हमारे यहाँ पूछे गए थे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो अब हम लोग बात करने वाले गेट के पीवाईक्यू के रिगार्डिंग कि गेट में किस तरीके से क्वेश्चन आए थे इसके इस टॉपिक के रिगार्डिंग। वैसे अगर बोला जाए तो ज़्यादातर इसी टॉपिक को उन्होंने कंसीडर किया था। सो देख लेते हैं वन बाय वन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये क्वेश्चन आपका 2002 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन था। बट इसमें बोला क्या गया था कि आपको इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस कार्बन और मैग्नीशियम के न्यूक्लियर स्पिन के बारे में आपको बताना था कि इनकी न्यूक्लियर स्पिन किस तरीके की होगी। सो ये सेल मॉडल का क्वेश्चन था आपका, और सेल मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, उसकी पैरिटी और उसका कह सकते हो कि हम लोग साथ साथ स्पिन के बारे में बता सकते हैं। ओके, सो आपको मतलब मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये सेल मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है और उसके रिगार्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता होगा। ओके, सो बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। सो नॉट अ बिग डील। तो सॉल्यूशन में जब मैं अगर इसमें जाता हूँ तो ये कार्बन हो गया और एक हमारे पास ये मैग्नीशियम हो गया। सो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि यहाँ पे मेरे को कार्बन, मेरे पास तो ये जो है वो आपका इवन है। और अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो यहाँ प्रोटॉन कितने 6 हैं, इसी प्रकार न्यूट्रॉन कितने 6 हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका न्यूक्लियाई है वो कैसा है, इवन इवन न्यूक्लियाई है। और जब कभी भी इवन इवन न्यूक्लियाई होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्पिन होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। और ये याद रखने के लिए है। गॉट इट। इसी प्रकार आपको अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो इसमें देख सकते हो आप कि इसका जो मास नंबर वो ऑड है। और अगर मैं न्यूक्लिया की बात करूँ तो ये कैसा है, इवन ऑड न्यूक्लिया है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें न्यूट्रॉन कैसे हैं, ऑड है। अगर न्यूट्रॉन ऑड है तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो स्पिन निकल के आएगी वो कैसे निकल के आएगी, हाफ इंटीजर। सो आपको फाइंड आउट नहीं करना था कि कितनी होगी, बट आपको इतना बताना था कि इंटीजर होगी या फिर नॉन इंटीजर या फिर हाफ इंटीजर। सो ऑब्वियसली इसके करस्पॉन्डिंग तो आपको जीरो देखने को मिलेगा। अगर इसके करस्पॉन्डिंग देखूँ तो हाफ इंटीजर, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 की, ये आपका फिर से उसी पर्टिकुलर ईयर में पूछा गया था। बोला गया था कि आपको ये जो आपका बेरिलियम है, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस है, इसके रिगार्डिंग आपको क्या बतानी थी, स्पिन और पैरिटी। सिंपल सेल मॉडल के अकॉर्डिंग। सो आप आपको पता है कि कैसे करना है। तो ये बेरिलियम आपका न्यूक्लियस था। देखा आपका प्रोटॉन कितने हैं, 4 है, मतलब इवन है। और न्यूट्रॉन आपके ऑड हैं। सो आप लोग ऑब्वियसली पता है कि आप इसी से डिसाइड करोगे इसकी स्पिन और पैरिटी। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ। तो जब कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो लास्ट वाला जो कह सकता हूँ न्यूट्रॉन इस पर्टिकुलर सेल में जाता है। ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग मैं जे की वैल्यू लिखता हूँ 3/2। गॉट इट। और एल की वैल्यू कितनी होगी, पी के लिए 1। सो अगर एल की वैल्यू 1 है तो पैरिटी कितनी हो जाएगी भाई, पैरिटी कितनी हो जाएगी, सिंपल सी नेगेटिव, है ना। सो अगर नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ऑड पैरिटी है। और अगर जे की वैल्यू देखी जाए तो 3/2 है। इस तरीके से स्पिन ऑफ पैरिटी कितनी हो जाएगी, 3/2 नेगेटिव। सो अगर मैं ऑप्शन में जाता हूँ 3/2 नेगेटिव, 3/2 ऑर्डर, 3/2 ऑर्डर, ठीक है, मतलब नेगेटिव पैरिटी है इसलिए ऑड है। ना वी विल जंप इनटू द क्वेश्चन नंबर 3 जो 2004 में पूछा गया था। 2004 में क्वेश्चन क्या था कि आपको बताना था कि आपके पास मान के चलो कि क्वेश्चन, हाँ ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि इसमें मैं फिर से बता दूँ ये कौन से पर्टिकुलर न्यूक्लियस के बारे में बोला गया था। हाँ, कैल्शियम 41 के रिगार्डिंग पूछा गया था। ये कैल्शियम 41 के रिगार्डिंग उन्होंने चीज़ें पूछी थी कि आपको बतानी थी क्या क्या, कि जो आपके पास प्रोटॉन है, लास्ट वाला प्रोटॉन और लास्ट वाला न्यूट्रॉन, इनके करस्पॉन्डिंग आपको स्पिन ऑफ, मतलब ये बतानी थी कि स्पिन कितनी होगी और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस पर्टिकुलर सेल में जाएगा। तो ये चीज़ आपको बतानी थी। ओके, सो चेक कर लेते हैं मतलब सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, बट ये न्यूक्लियस आपको मतलब जब कह सकते हो कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि न्यूक्लियस आपका कैल्शियम था। गॉट इट। प्रोटॉन आपके कितने हैं, 20 हैं, और न्यूट्रॉन आपके कितने हैं, 21 है। सो हमको लास्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता करना था। सो अकॉर्डिंग टू सेल मॉडल हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इनके रिगार्डिंग। तो लास्ट वाला प्रोटॉन जाता है इसमें, ठीक है, 1d 3/2 में। और इसका जो न्यूट्रॉन है वो जाता है लास्ट वाला 1f 7/2 में। सो आपको वही पता करना था। सो अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूँ तो ऑप्शन हमारा निकल के आ जाता है दिस वन, क्योंकि लास्ट में यही था ना, सॉरी 3/2 7/2, 3/2 7/2 कौन सा, इसका। तो ऑप्शन इसका किसका हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो है गेट 2004 में पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन 4 और 5 इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग है। तो इसमें बोला गया था कि आपके पास न्यूक्लियस आपका कैल्शियम है, गॉट इट, 41 वाला। तो इसके ग्राउंड स्टेट की एंगुलर मोमेंटम मतलब स्पिन और पेरिटी के बारे में पूछा गया था। तो अभी जैसे हमने किया ना, सिंपल सा वही था। जैसे इसमें आपने देखा कि इसमें जो आपका प्रोटॉन है कितने, 20 है, गॉट इट, और न्यूट्रॉन आपके कितने, 21 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पिन और पेरिटी डिसाइड होगी वो न्यूट्रॉन से डिसाइड होगी। तो हमने ऊपर देखा था इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किए हैं, तो लास्ट वाला न्यूट्रॉन हमारा इस पर्टिकुलर सेल में जाता है। सो इस पर्टिकुलर सेल के रिगार्डिंग मैं सारी चीज़ें लिखता हूँ कि इसमें जो जे की वैल्यू होगी कितनी होगी, 7/2। और एफ के रिगार्डिंग जो एल की वैल्यू होगी कितनी होगी, 3 होगी। मतलब एल अगर ऑड है तो आपकी जो पैरिटी होगी वो भी ऑड आएगी। तो ऑड पैरिटी है, स्पेन आपकी 7/2 है। तो हम लोग कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट की
जो स्पिन ओपेरिटी होगी वो कितनी होगी 7/2 नेगेटिव। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ 7/2 नेगेटिव, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फोर्थ का। इसी क्वेश्चन के इसी मतलब ऑब्वियसली जो क्वेश्चन बोला गया था इसमें पूछा गया था कि अगर आपको मान के चलो किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी लिखनी है तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा हमारा करेक्ट होगा। गॉट इट। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के क्वेश्चन था और आपको एक्सप्रेशन पता करना था कि कौन सा हमारा बाइंडिंग एनर्जी के रिगार्डिंग सही होगा। जहाँ पर A1 A2 A3 A4 आपको पहचानना है कि ये कौन से कोफिशिएंट मतलब किस पर्टिकुलर एनर्जी के रिगार्डिंग कौन से कोफिशिएंट है। सो ये अगर आपको याद है बाइंडिंग एनर्जी वाला तो आप डायरेक्ट पहचान जाओगे कि इसमें डिपेंडेंसी किस तरीके से है। सो नॉट अ बिग डील। जब भी हम लोग बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी जब निकालते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल में, तो आपके पास आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कितने प्रकार की एनर्जी देखने को मिलती है। सिंपली सी 5 प्रकार की 5 तरीके की आपको एनर्जी देखने को मिलती है। मैं फिर से आपको सारे रिकॉल करा देता हूँ ताकि जो चीज़ें आपको भूल गई हैं वो याद आ जाए। तो यहाँ पे देखा था हम लोगों ने, जब भी हम लोग सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूले की बात करते हैं तो पहला आ जाता है टर्म कौन सी एनर्जी, वॉल्यूम एनर्जी। देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट ए पे डिपेंडेंसी है। सरफेस एनर्जी इस पर A⁻²/3 पे बट नेगेटिव है। कूलम एनर्जी नेगेटिव है बट A⁻1/3 और जेड स्क्वायर या फिर Z-1 मतलब Z/Z-1 पर डिपेंडेंसी आएगा। फिर आता है असिमेट्री जिसमें आपका देख सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A है और आपके पास ए मतलब जेड पे इस तरीके से डिपेंडेंसी और पेयरिंग एनर्जी। सर मैं ऑप्शन वाइज जाता हूँ तो देख लेता हूँ भाई कि इसमें आपका ए ठीक है, ये आ जाएगा कूलम एनर्जी, ये सरफेस एनर्जी, सॉरी ये वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, ये कूलम एनर्जी और ये जाएगा आपका असिमेट्री वाली और ये आ जाएगा पेयरिंग। तो इस तरीके से कह सकता हूँ कि जो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो आपके पास ऑप्शन ए की ए से मैच कर जाएगा। क्लियर ये चीज़। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। ना भी बिल्कुल सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था कि बोला गया था कि आपको इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की आपको क्या बतानी, ग्राउंड स्टेट का के रिगार्डिंग आपको बतानी थी कि इसकी स्पिन कितनी है और आपके पास पैरिटी कौन सी है। तो ऑक्सीजन 15 के रिगार्डिंग कॉन्फिगरेशन लिख लेते हैं हम लोग। हमको पता है इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस में जो आपके पास ऑक्सीजन था इसमें आपके पास पता है कि प्रोटॉन कितने हैं भाई 8 है और न्यूट्रॉन आपके 7 है। तो ऑड आपके पास क्या है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन से डिसाइड करेंगे हम लोग सारी चीज़ें। तो जब मैं इसका कॉन्फिगरेशन लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू सेल मॉडल तो लास्ट वाला न्यूट्रॉन इस पर्टिकुलर सेल में जाता है 1p12 ओके। तो इसके रिगार्डिंग मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ। एल की वैल्यू आ जाएगी 1 और जे की वैल्यू आ जाएगी हाफ। सो मतलब क्या एल कैसा ऑड है, मतलब पैरिटी कैसी होगी ऑड होगी और स्पिन आपकी हाफ है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जो आपके पास ऑक्सीजन की जो लास्ट या कह सकते हो ग्राउंड स्टेट इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नेगेटिव होनी चाहिए और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया था भाई 1/2 में। तो 1/2 नेगेटिव। सो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर इतनी चाहिए ना। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया था कि अगर मान के चलो स्पिन फैक्टर मतलब जो आपने देखा होगा लैंडेज फैक्टर, उसी के बारे में एक क्वेश्चन था कि जो लैंडेज फैक्टर मेजर किया जाता है एक्सपेरिमेंटली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ये क्या चीज़ बताता है, मतलब किस तरफ इंडिकेशन करता है। अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन के रिगार्डिंग लैंडेज फैक्टर की वैल्यू और न्यूट्रॉन के रिगार्डिंग लैंडेज फैक्टर की वैल्यू, तो वो किस तरीके के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। सो बोला गया था कि अगर उनकी वैल्यू से मतलब क्या आपको रिजल्ट देखने को मिलता है कि क्या दोनों पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, दोनों पार्टिकल में एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है एटसेट्रा। सो ये चीज़ आप लोग जब थोड़ा बहुत एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बात करते हो सो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे पूछा गया था कि ये बोला गया था कि इनके लैंडेज फैक्टर की वैल्यू से आप क्या इंडिकेट करते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी लैंडेज फैक्टर जो होता है अगर वो फ्रैक्शन में है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो लैंडेज फैक्टर है ना वो हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल के आता है ना। जहाँ पे आपने देखा होगा कि इसके रिगार्डिंग GL की वैल्यू 5.58 प्रोटॉन के रिगार्डिंग होती है और न्यूट्रॉन के रिगार्डिंग आपके पास -3.82 होती है। गॉट इट। तो स्पिन, हाँ स्पिन के रिगार्डिंग है ना। ओके हाँ। सो ये चीज़ आपको पता है और यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आती है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग लिखते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। सो एक चीज़ समझ में आ जाती है कि आपके पास फ्रैक्शन में है तो ये इंडिकेट करते हैं कि इनका जो मतलब इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किन्हीं पर्टिकुलर पार्टिकल या किसी सब पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और वो आपके क्वार्क्स कहलाते हैं। और जब कभी भी कोई भी पार्टिकल अपने क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो आपके क्या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहलाते हैं, राइट। ओके। सो इस तरीके से हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपका एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होता है ना। पास लैंडेज फैक्टर की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है 5.58 और -3.82। तो ये क्या है, ये इनके अंदर या कह सकते हो कि ये अपने पास इंटरनल स्ट्रक्चर रखते हैं और आपको पता है क्वार्क से कॉम्बिनेशन से बनते हैं। सो अगर ये क्वार्क से कॉम्बिनेशन से बनते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स वे पार्टिकल होते हैं जो किसी अन्य पार्टिकल से मिलकर नहीं बनते हैं
तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन अगर मैं देखूँ करेक्ट वाला, तो ऑप्शन हो जाएगा कि बोथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, किसी न किसी मतलब कह सकते हो एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, तो वो हमारे पास क्वार्क्स होते हैं ना। अभी तक हम लोगों ने क्वार्क्स के बारे में बात की है, और पहले जब ये क्वार्क्स हमारे कह सकते हो डिस्कवर नहीं हुए थे, तब तक हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ही एलिमेंट्री पार्टिकल कंसीडर कर रहे थे, बट ऐसा नहीं है। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ना वी विल प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको ऑक्सीजन 17 के रिगार्डिंग सेल मॉडल के अकॉर्डिंग आपको ग्राउंड स्टेट की स्पिन और पैटी आपको बतानी थी। तो नॉट अ बिग डील, ध्यान रखिएगा, इसमें मास नंबर 17 है, तो इसमें आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो जाएगी। तो देख सकते हो प्रोटॉन तो आपका जेड के बराबर हो जाएगा 8, बट न्यूट्रॉन हमारे 9 है, ऑड है। तो हम लोग जब कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो हमारे पास लास्ट वाला न्यूट्रॉन 1d 5/2 में जाता है, और इसके रिगार्डिंग एल की वैल्यू 2 है, मतलब इवन है, इसलिए पैटी आपकी इवन आ जाएगी। और जे की वैल्यू कितनी है 5/2, तो हम लोग बोल सकते हैं इसके जो स्पिन और पैटी है वो कितनी आ जाएगी 5/2 प्लस। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ना बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जब पूछा गया था 2008 में, सो इसमें क्या बोला गया था कि आपको मतलब ये बताना था कि आपके पास दो तरीके की चीज़ें गिवन है, मतलब 1 और 2, और पेयर में चीज़ें गिवन है, तो आपको बताना था कौन सा पेयर इनअप्रोप्रिएट है, मतलब एक दूसरे से वो मैच नहीं करता, वो वाला पेयर आपको बताना था। सो ये आपके पास जनरल जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि इससे बोला था कि जो आपका नियॉन है न्यूक्लियस, वो आपका स्टेबल न्यूक्लियस है, यस। और आपको ये चीज़ पता भी होनी चाहिए, जो इस पर्टिकुलर अर्थ में जो मोस्ट अबंडेंट कोई न्यूक्लियस है वो आपका कौन सा है, नियॉन है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, आर्गन की, बट जो अबंडेंट कह सकते हो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो न्यूक्लियस है वो कौन सा, नियॉन है। तो आपके पास ये तो अप्रोप्रिएट है। दूसरा क्या बोला गया था कि जो स्पेरोइडल न्यूक्लियस होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपल मोमेंट रखते हैं, यस। अगर स्फीयर है तो हमारे पास उसका क्वाड्रपल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। बट यहाँ पर स्पेरोइडल पूछा गया तो हमारे पास उसमें क्या होता है कि क्यू की वैल्यू 0 से ज़्यादा, मतलब वो क्यू मतलब कैसा तो क्वाड्रपल मोमेंट रखते हैं, प्रोलेट और इस साइड वाले शेप का, है ना। सो ये भी हमारा अप्रोप्रिएट इसका कह सकते हो कि पेयर है। इसमें बोला गया था कि इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के रिगार्डिंग जो आपके पास न्यूक्लियर स्पिन है वो हाफ आती है। तो अगर आप लोग चेक करोगे तो आपको पता है कि जब आपका जो ऑक्सीजन 8 और 16 है, इसमें आपके न्यूट्रॉन्स भी 8 होते हैं, मतलब ये कैसा है, इवन न्यूक्लियाई है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास स्पिन की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये वाला अप्रोप्रिएट नहीं था पेयर, बट क्वेश्चन में पूछा गया था इन अप्रोप्रिएट, इसलिए इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़। लास्ट में पूछा गया था क्या यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी इतनी होती है। सो अगर हम लोग ग्राफ देखें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालोगे ना इसकी, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगी। तो इसलिए हमारा ये वाला भी कह सकते हो कि अप्रोप्रिएट पेयर था, बट इनअप्रोप्रिएट पूछा था, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, सो ये 1785 गिवन है ना, आप इसको 238 से डिवाइड करोगे ना तो 7.5 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, और जो कि हम लोग ग्राफ से भी मैच करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता था 9 वाला कंप्लीट। तो इसमें क्या था, थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए थी। और आपको ये भी पता है कि गेट में एक ही आंसर था हमारा, मतलब अगर हमारा MCQ है तो ये वाला ऑप्शन वैसे भी हमारा सही हो जाता, बाकी के गलत हो जाते। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया था कि आपके पास एक न्यूक्लियस है बेरिलियम, और इसके बाद आपको बताना था कि अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सेल मॉडल से, तो आपको ये बताना था कि कौन सा हमारा करेक्ट होगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन। और फिर उसके बाद ये भी बताना था कि जो आपके पास लास्ट वाला न्यूक्लियन जाएगा किसी सेल में, तो उसके रिगार्डिंग आपके पास स्पिन की वैल्यू कितनी होगी, बस क्वेश्चन यही बोला गया था। ओके, सो बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें बोला गया था कि आपके पास जैसे 4b9, ठीक है, तो आपके पास 5 न्यूट्रॉन्स हो गए। 5 न्यूट्रॉन्स हो गए तो आपको चेक करना था कि कौन सा हमारा सही होगा। तो अगर आपको पता है ऑर्डर मतलब कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है पहले 1s2 आता है, फिर आपके पास कौन सा था 1p3/2, तो 2 तो यहाँ भर गए, 3 यहाँ भर गए, और इसके रिगार्डिंग जे की वैल्यू कितनी है 3/2। इसके लिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट, क्योंकि इस वाले में हम कितना भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं ना, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में क्या होगा, ये पहले नहीं आना चाहिए था, और इसमें पहले फिल्ड नहीं किया कम्प्लीटली, इसलिए ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसमें भी देख सकते हो इसमें 4 भर सकते थे, लेकिन इसमें 2 ही भरे, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया था। नाउ वी विल प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो ये सिंपल सा, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, और इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ हमको पता होनी चाहिए थी। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बोला गया कि आपके पास 2 मिरर न्यूक्लियाई हैं, ये है, और ये पेयर है। ठीक है, और कह रहा है इनका मास डिफरेंस गिवन है इतना, डेल्टा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², ये गिवन था। फिर बोला गया अकॉर्डिंग टू सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला
तो आपको बताना था इनका मास डिफरेंस कितना होगा अगर ये सारी चीज़ें गिवन है तो। और किसके रिगार्डिंग बताना था? अकॉर्डिंग टू सेमी मास एम्पिरिकल फार्मूला। सो ये जब चीज़ आप लोग पढ़ते हो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में, तो वहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है जब हम लोग बाइंडिंग एनर्जी और फिर हम लोग मिरर न्यूक्लियाई का कॉन्सेप्ट हम लोग वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो आपके पास एक चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए वो पता होना चाहिए ये वाली, ठीक है। सो ये चीज़ क्या है कि जब भी हम लोग मिरर न्यूक्लियाई के मतलब मिरर न्यूक्लियाई का जो पेयर होता है उनके रिगार्डिंग मास डिफरेंस हम लोग लिखते हैं ना, तो क्या चीज़ याद रखनी है? वो चीज़ रखनी है आपको, ये चीज़ याद, ठीक है। ये फार्मूला जो मास डिफरेंस होता है वो मास डिफरेंस होता है एम पी सी स्क्वायर, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन का सी स्क्वायर माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन का सी स्क्वायर प्लस ये क्या है ए सी ए 2/3। अगर मैं मेगा इलेक्ट्रॉन, ये एम यू की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर मास हमारा ए एम यू में गिवन है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और ये आपके पास क्या है? कूलम एनर्जी, ध्यान हो। और अगर हम लोग इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये डिफरेंस आपका मिरर न्यूक्लियाई के बीच का, किसके लिए? ये कूलम एनर्जी, ठीक है। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूला अगर पता है तो आप चीज़ें कर सकते हो। तो क्वेश्चन में डिफरेंस किसका गिवन था? ऊपर वाले, मतलब दो न्यूक्लियाई पहले से पता थे, उनका मास डिफरेंस पता था और फिर दूसरे पेयर के लिए हमको पूछा गया था। सो इसको कैसे करते हैं देख लेते हैं क्वेश्चन, इसको आंसर को। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये चीज़ हमको गिवन थी, मास डिफरेंस इस पर्टिकुलर पेयर के रिगार्डिंग। गॉट इट? तो ये हमारे पास मिरर न्यूक्लियाई है। मिरर न्यूक्लियाई पहचानना आता है ना, यहाँ पे प्रोटॉन 6 है तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। यहाँ 5 हैं न्यूट्रॉन तो यहाँ 5 प्रोटॉन हो गए, सिंपली एक दूसरे की मिरर इमेज है। और आपके पास एक ऐसा ऑड भी है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला मास डिफरेंस मैंने यहाँ रखा और ये हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस ये क्या आ जाएगा आपका? डेल्टा ए सी, या फिर कह सकते हो कूलम एनर्जी। सो यहाँ से ए सी ए की पावर 2/3, ठीक है। तो ये हमारा किसके रिगार्डिंग था? इस पर्टिकुलर फेयर के रिगार्डिंग था। इसमें ए की वैल्यू कितनी थी? 11 थी। तो मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बना लेता हूँ ये वाली, ठीक है। यहाँ से मैं ए सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ आसानी से इस कांस्टेंट की, तो हमारे पास ये आ जाएगा इतना। गॉट इट? 2/3 यहाँ पे। सो नाउ हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में फिर से हमने फॉर्मूला लगाया ये वाला। तो इसमें क्या है, अब सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, इसमें ए सी की वैल्यू पुट करनी है और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 17 पुट की और ए सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा मैं। तो यही पुट किया मैंने। तो सिंपल से इसको रीअरेंज करोगे आप, थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे ना, और कैलकुलेट करने पे आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना, अब जो भी इसके कह सकते हो कि करीब होगा तो वो आपके पास का ऑफिशियल आंसर हो जाएगा। तो 0.37 प्लस 1.336, 1.336 और 0.7, तो आपको देखने को मिल सकता है कि ये वाला ऑप्शन है उसके क्लोज वन है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो अप्रॉक्सीमेटली आपको बतानी थी तो इसलिए हमारे इसका आंसर बी आ जाएगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला था वो आपको याद रखना है, कौन सा? ये वाला, मास डिफरेंस फॉर द मिरर न्यूक्लियाई। और वहाँ पर आपको ये कूलम एनर्जी का एक्सप्रेशन, मतलब डिफरेंस भी पता होना चाहिए कितना आता है, ठीक है। नाउ अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमारे पास क्या था कि ये जो मास का एक्सप्रेशन था ये गिवन था और फिर उन्होंने बोला है कि जो एफ ए है ये किसका फंक्शन है? मास नंबर का। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट जो वाई और जेड है ये आप इस तरीके से डिफाइन थे। तो आपको बताना जेड का एक्सप्रेशन किसके लिए? मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस के रिगार्डिंग, ठीक है। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस के रिगार्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आइसोबार वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सो अगर हम लोग मास देखा जाए, मास जो है किसका फंक्शन है भाई? ए और जेड का। गॉट इट? ये लिखा भी है, ए और जेड का फंक्शन है। और अब इसको कैसा, आपको एक ऐसा जेड पता करना जिसके लिए ये वैल्यू, मतलब ये जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल आ जाए। तो हम लोग क्या करते थे? सिंपल सा डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू जेड, क्योंकि ये जेड का फंक्शन है और आपको इसके जीरो के बराबर पुट कर देना तो जेड की वैल्यू निकल आएगी एट कॉन्स्टेंट किसी पर्टिकुलर ए के रिगार्डिंग। सो इस क्वेश्चन को सिंपली आपको कुछ नहीं डिफरेंशिएशन करना था, ये एक्सप्रेशन गिवन था तो ये चीज़ हमको सारी चीज़ें पता थी। मैं करता क्या हूँ, एफ ए को एफ ए रखता हूँ और बाकी वाई और जेड को पुट कर देता हूँ यहाँ पे। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो निकल के आ जाता है। अब अगर मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस हमको पता करना है, मतलब ऐसा जेड पता करना है, तो क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर मास को मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू जेड एट कॉन्स्टेंट ए। सो ये चीज़ मैं जब पुट करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा कितना? ये 1 हो जाएगा, है ना, -4 ही बचेगा ना। डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2a और यहाँ से देख सकते हैं आ जाएगा 8a और यहाँ आ जाएगा 0, क्योंकि एट कॉन्स्टेंट ए पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फिर इसको क्या करना है? 0 के बराबर पुट करना है और जेड की वैल्यू निकालिए। तो 0 के बराबर पुट करता हूँ, जेड की वैल्यू निकालता हूँ तो हमारे पास ये आ जाता है। और यही मास एम्पिरिकल सेमी मास एम्पिरिकल फार्मूला से बाइंडिंग एनर्जी से हम लोग निकालते थे ना, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। गॉट इट? तो जिसको अगर डायरेक्ट फार्मूला याद है तो भी डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन जो प्रोसीजर था वो आपको पता होना चाहिए था। मास का एक्सप्रेशन पता है, मोस्ट स्टेबल के रिगार्डिंग जेड पूछा था तो मैंने क्या किया? डिफ्रेंशिएट कर दिया और जेड का एक्सप्रेशन निकाल लिया। इतनी चीज़ क्लियर है आपको?
सो इसी के साथ हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 गेट 2010 में पूछा गया था। ऐसा पूछा गया था नाइट्रोजन के रिगार्डिंग आपको सेल मॉडल जो पढ़ा है ना उससे आपको बताना था स्पिनोपैटी। तो क्या मैं इसको मतलब एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप कर लोगे? नाइट्रोजन का जेड कितना होता है? 7 होता है। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे। तो आप लोग 7 का मतलब ऑब्वियसली प्रोटॉन आपका 7 है, तो आप लोग सेल मॉडल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। लास्ट वाला प्रोटॉन जहाँ जाएगा उसके रिगार्डिंग आप लोग स्पिनोपैटी कर लोगे। तो इसको हम लोग होमवर्क लिख लेते हैं, ठीक है? कर लोगे ना? ओके। सो फिर भी मैं दिखा देता हूँ अगर नहीं कर पाओ। तो आपके पास ये जेड हमारे पास 7 था, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट वाला मतलब लास्ट वाला प्रोटॉन यहाँ जाएगा। इसके रिगार्डिंग एल की वैल्यू 1 है और इसके रिगार्डिंग जे की वैल्यू कितनी? हाफ है। तो आपके पास ऑड एल है, इसलिए पैटी कैसे हो जाएगी? ऑड हो जाएगी। आंसर आ जाएगा ए। ना बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको मैंने बताया था जब नेट वाले क्वेश्चन कराए थे ना, उसमें भी आपको कुछ चीज़ याद करने के लिए बोला गया था। इसमें बोला गया था कि आपके पास एनर्जी लेवल्स इस तरीके से गिवन है, और एनर्जी लेवल्स आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्पिन है वो कैसी है? इंटीजर टाइप की है, और पैटी कैसी है? प्लस प्लस है। तो बोला गया था स्पिन पैटी बताइएगा और अगले वाले एनर्जी लेवल के। गॉट इट? तो अगर मैं इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बात करूँ तो ये कैसा है? न्यूक्लियस है इवन इवन वाला है ऑब्वियसली। और मैंने ये भी बताया था कि इनकी जो एनर्जी लेवल्स जो इस तरीके से गिवन होंगे ना इस पर्टिकुलर यूनिट में, तो आपको समझ जाना है वो रोटेशनल वाले की बात कर रहा हूँ। और रोटेशन वाले में जब आप लोग जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज करते हो वैसे वैसे आपको एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो यहाँ देख सकते हो पहले 57 का था, फिर डायरेक्ट 130 का आ गया है ना। सो इसका मतलब क्या है कि ये रोटेशनल या फिर रेजेट रोटेटर का क्वेश्चन था। तो उसके रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए थी चीज़ें कि अगली वाली जो चीज़ आएगी वो किसकी आएगी? 6+ आएगी, है ना? मैंने बताया था आपको। और 6+ के करस्पॉन्डिंग आपको बस एनर्जी बतानी थी कौन सी होगी। तो जब ऑप्शन में जाओगे ना तो 6+ के रिगार्डिंग आपके पास 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, देश और देश। तो अब आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी थी अगर आपके पास बाकी की एनर्जी लेवल्स गिवन है तो ये बहुत आसान है। रोटेशनल एनर्जी हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, और बाकी जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। जैसे हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग लिखा था क्योंकि नेक्स्ट वाला निकालना है, तो E4 हमारा गिवन था, तो यहाँ पे जे की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 4 × 5 और ये H²/2I। ये गिवन कितनी थी? 187 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकालनी किसकी? इसकी निकालनी है। तो यहाँ पे जे की वैल्यू 6 पुट करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 6 × 7। बस आपको क्या करना है? इस वाले इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देना। डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ रिजल्ट ही आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा 6 और 7 मतलब 6 × 7 42, 5 × 4 20। तो यहाँ से E6 रीअरेंज करोगे ना तो आ जाएगा 392.7, जो कि किसके नियर है? वो नियर है आपके 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ ना? भी बिल्कुल प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा गेट 2011 मतलब गेट 2011 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन था सेमी मास एम्पेयर फार्मूला का। और इसमें सिंपल सा ये पूछा गया था कि आपको बताना था जो सरफेस एनर्जी होती है ना, सरफेस एनर्जी हम लोग निकालते हैं पे सरफेस एनर्जी के रिगार्डिंग करेक्शन निकालते हैं ना, तो आपको बताना था कि वो वाला जो एनर्जी है वो मास नंबर पर किस तरीके से डिपेंड होती है। बस आपको ये चीज़ बतानी थी। तो जिसने वो फार्मूले पढ़े हैं और जिसने वो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला पढ़ा है तो उसको ये चीज़ें पता होंगी, है ना? तो आपको क्या पता था? सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी ये वाली है ना? इसमें देख सकते हो कि जो आपकी सरफेस एनर्जी है वो ए पे किस पे डिपेंडेंट है? ए की पावर 2/3 पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं ऑप्शन मैच करता हूँ तो आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो हमारा इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। अब ये रिपीट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 अभी हमने किया था ऑक्सीजन के रिगार्डिंग, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 था, कोई 9 क्वेश्चन था ना? ठीक है, ये 8 वाला क्वेश्चन था ना, तो आप लोग कर लीजिएगा, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसको। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। और ये जो गेट 2012 क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ था टिफ़र में। मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से कि ये वाला क्वेश्चन आपका टिफ़र एग्जाम में पूछा गया था, और ये पूछा गया था 2024 में। तो मतलब इससे आइडिया लगता है कि अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन अगर करते हैं तो वो हमको हो सकता है रिपीट देखने को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 7 और गेट का जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो दोनों बराबर हैं, मतलब एक जैसे हैं। तो चाहे हम लोग ये वाला सॉल्व कर लें या फिर 17 वाला, दोनों की लैंग्वेज सेम है और दोनों का प्रोसीजर भी सेम है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर जो भी रिक्वायरमेंट होगी इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग उसकी बात कर लेंगे। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपके पास ये 3 प्रकार के आपके पास न्यूक्लियाई है, और ये ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं 15, 16, 17 वाला। इनके रिगार्डिंग आपकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी गिवन थी। ये बाइंडिंग एनर्जी गिवन है इसके रिस्पेक्ट में। फिर आपसे पूछा गया था कि आपके पास एक है लेवल्स एनर्जी लेवल्स जो कि 1p½ से रिप्रेजेंट किया गया, और एक आपके पास ये वाला लेवल है। और ये जो लेवल्स हैं या फिर कह सकते हो सेल्स हैं वो किसके? आपके न्यूट्रॉन्स के। गॉट इट? तो इनके बीच का आपको एनर्जी डिफरेंस बताना था, सिंपल सा। ओके,
सो नाउ सेम लैंग्वेज आपकी 17 वाले की है। सो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसके रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट है, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको पता है तभी आप लोग ये चीज़ निकाल सकते हो। बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपके पास, जैसे मेरे को पता है कि पी ऑर्बिटल या फिर पी सेल और आपके पास डी सेल के करस्पॉन्डिंग दो सब सेल्स होती हैं, है ना। जैसे पी के करस्पॉन्डिंग आपको पता है कि पी 3/2 में स्प्लिट हो जाता है, हाफ में स्प्लिट हो जाता है, इसी प्रकार आपके पास डी 5/2 डी 3/2 इसमें स्प्लिट हो जाता है। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया था कि आपके पास पी की एक सेल है और आपके पास डी की सेल है, उनके बीच की एनर्जी गैप आपको बतानी थी। अगर मान के चलो किसी पर्टिकुलर डी के सेल की बात करता और आपसे पूछता कि उनके जो बीच का जो सब सेल है आफ्टर द स्प्लिटिंग, वो स्प्लिटिंग कितनी होगी, तो वो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। वो सिंपल सा आपके एल की वैल्यू पे डिपेंडेंट कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था एल प्लस हाफ, है ना, एच स्क्वायर ऐसे करके फॉर्मूला, वो सारी चीज़ हम लोग देखी थी। तो वो चीज़ बात की बात है। सो फिलहाल के लिए यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप की एनर्जी लेवल्स हैं, उनका हमको डिफरेंस निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन एनर्जी। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं आता है तो आप ये क्वेश्चन भूल जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा डिस्कशन करना चाहूँगा सेपरेशन एनर्जी का। सेपरेशन एनर्जी आपके पास क्या है कि ऐसी एनर्जी या फिर इतनी एनर्जी, या कह सकते हो कि मिनिमम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियाई को सेपरेट करने के लिए। कहाँ से? न्यूक्लियाई से, मतलब न्यूक्लियस से। अगर किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियाई को सेपरेट करना है तो जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग सेपरेशन एनर्जी। अब न्यूक्लियस के अंदर आपके पास दो प्रकार के न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसके रिगार्डिंग आपके पास प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी भी होती है और न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी भी होती है। ये प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी करती क्या है? सिंपल सा है कि किसी न्यूक्लियस से एक प्रोटॉन को सेपरेट करेगी। ओके, सो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी। गॉट इट? तो ये आपके पास ये न्यूक्लियस था, आपने इतनी एनर्जी दी और आपने एक प्रोटॉन निकाल लिया। इस रिएक्शन को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये वाली यहाँ पे चली जाएगी चीज़, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। ओके, सो नाउ अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन मालूम होना चाहिए, सेपरेशन एनर्जी और द क्यू वैल्यू, ये दोनों एक जैसी होती है बट साइन अपोजिट होता है। सो अगर किसी रिएक्शन का क्यू वैल्यू पता है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान चलो आपको सेपरेशन एनर्जी निकालनी है किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस की, तो आप लोग क्या करोगे, उसका क्यू वैल्यू निकालोगे उस पर्टिकुलर रिएक्शन के। जब क्यू वैल्यू आप लोग निकालोगे तो विथ नेगेटिव साइन अगर पुट करोगे उसको, तो वही कहलाएगी उस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के, वो उस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के रिस्पॉन्डिंग जो न्यूक्लियन की सेपरेशन एनर्जी आई है वो आपके पास क्यू वैल्यू के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होगी। इतनी चीज़ क्लियर है। सो ये मेरे को बताना था कि अगर मान चलो प्रोटॉन की सेपरेशन एनर्जी निकालनी है तो क्यू वैल्यू निकालो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की, और विथ नेगेटिव साइन वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास सेपरेशन एनर्जी निकल आएगी। अब जैसे कि मेरे को पता है कि अगर मेरे पास क्यू वैल्यू के साइन पता है तो मैं बता सकता हूँ कि एनर्जी रिलीज होगी या फिर रिक्वायर्ड होगी। तो अगर क्यू ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है, क्यू ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि सेपरेशन एनर्जी नेगेटिव है। सेपरेशन एनर्जी नेगेटिव होती है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज हुई है। क्यू अगर ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। सो ये वाइस वर्सा होते हैं, तो ये रिलेशन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ये तो हो गई हम लोगों की बात किसके रिगार्डिंग, कह सकते हो कि प्रोटॉन के रिगार्डिंग। सेम चीज़ आपकी न्यूट्रॉन वाली चीज़ बनेगी। सो जैसे सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला इसके रिगार्डिंग है प्रोटॉन के रिगार्डिंग, वैसे ही आपका न्यूट्रॉन के रिगार्डिंग भी होगा। क्लियर है? तो इसमें निकल रहा था प्रोटॉन, उसमें निकलेगा न्यूट्रॉन। तो बस सिंपल सा ही आपको याद रखना, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए था। ओके, सो अगर ये चीज़ पता है तो हम लोग बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के। क्वेश्चन हमारा यही था ना, ठीक है, वही लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिखा है, ये चीज़ आपको पता करनी थी। ओके, सो मेरे को इतना मालूम है कि अगर दो प्रकार के आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस अगर मेरे को एनर्जी गैप अगर निकालना है तो उसका एक ही तरीका है क्या, कि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर लेवल या फिर इस पर्टिकुलर सेल में भी आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं और इस पर्टिकुलर सेल में भी आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या इन दोनों के बीच का सेपरेशन निकालना चाहता हूँ तो मैं करता क्या हूँ कि यहाँ से एक न्यूट्रॉन निकाला, जितनी एनर्जी लगी, मान के चलो E1 एनर्जी लगी इधर से इधर तक न्यूट्रॉन को पहुँचाने में। एक न्यूट्रॉन मैंने यहाँ से यहाँ निकाल लिया, यहाँ रख दिया, तो एक एनर्जी हो गई E2। अब मेरे को ये चीज़ पता करनी थी, तो सिंपल से आप लोग करोगे क्या, E1 माइनस E2 अगर कर दोगे तो आपके पास ये सेपरेशन एनर्जी, या आप कह सकते हो कि ये वाले एनर्जी गैप आ जाएगा। क्लियर है? तो एक न्यूट्रॉन मेरे को इस सेल के करस्पॉन्डिंग निकालना है, एक न्यूट्रॉन मेरे को इस सेल के करस्पॉन्डिंग निकालना है, और दोनों का डिफरेंस ले लेना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, सो अब मैं करता क्या हूँ, सिंपल सा एनर्जी लेवल्स या फिर सेल्स जो मेरे पास गिवन है वो देख लेता हूँ किस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग ये वाले सेल प्रेजेंट होंगे। ओके, सो आपको करना क्या है कि मान के चलो आपके पास ऑक्सीजन का न्यूक्लियस था, ठीक है, आपने क्या किया कि एक न्यूट्रॉन निकाला, आपने एनर्जी प्रोवाइड की ES, तो इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस से आपने एक न्यूट्रॉन निकाल लिया। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस से एक न्यूट्रॉन निकालता हूँ तो सेपरेशन एनर्जी कितनी निकलेगी वो देख लेता हूँ। तो सेपरेशन एनर्जी होती है माइनस Q वैल्यू के बराबर, और Q वैल्यू होती है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट।
क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू गिवन थी, तो इसी फॉर्म में हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हो गया क्यू वैल्यू की फॉर्मूला। अगर नेगेटिव साइन लगा देंगे तो आपके पास सेपरेशन एनर्जी आ जाएगी। कहने का मतलब ये कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। अब इस वाली पर्टिकुलर इक्वेशन में आप लोग देख सकते हो कि कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट के केस में आप लोग देख सकते हो क्या हमारे पास ऑक्सीजन है 16 वाला, और प्रोडक्ट के केस में आप लोग देख सकते हो कि आपके पास एक सिंगल पार्टिकल न्यूट्रॉन है और आपके पास ऑक्सीजन न्यूक्लियस है। तो पार्टिकल की करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी आपकी जीरो होती है, तो बचेगी किसकी? इसकी। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो मेरे पास सेपरेशन एनर्जी निकल के आ जाती है न्यूट्रॉन की, वो कितनी निकल के आ जाती है 15.66 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो सेपरेशन एनर्जी है वो किसके करस्पॉन्डिंग है? इस पर्टिकुलर न्यूक्लिया के करस्पॉन्डिंग है। अगर इस पर्टिकुलर न्यूक्लिया को मैं देखता हूँ, मेरे को पता है इसमें न्यूक्लियस कितने 15 है और न्यूट्रॉन्स कितने 7 है। न्यूट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो लास्ट न्यूट्रॉन मेरे को इस पर्टिकुलर सेल में जाता है। क्लियर है ये चीज़? तो कहने का मतलब ये है कि मेरे को इस पर्टिकुलर कह सकता हूँ कि ये इस सेल के करस्पॉन्डिंग जो न्यूट्रॉन था, इसकी सेपरेशन एनर्जी मैंने निकाल ली। वो कितनी निकल गई? इतनी। ओके, यही चीज़ मैं बात करता हूँ। अब मेरे को ऊपर वाले सेल की करस्पॉन्डिंग निकालनी है, तो मेरे पास जो न्यूक्लियाई होगा वो होगा ऑक्सीजन 17 वाला। ऑक्सीजन 17 से मैं एक एनर्जी मतलब न्यूट्रॉन निकालता हूँ, और वो निकालता हूँ विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन एनर्जी ES। तो इतनी एनर्जी मैंने दी और आपके पास न्यूट्रॉन निकल आया। अब मैं अगर मैं लिखना चाहूँ इसको बाय द हेल्प ऑफ क्यू वैल्यू, तो आपके पास जो बनेगा विथ नेगेटिव साइन है ना क्यू वैल्यू का, तो आपके पास जाएगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी। तो रिएक्टेंट इस केस में आपके पास ये था और प्रोडक्ट आपके पास ये था। तो यहाँ से जब मैं सेपरेशन निकालता हूँ तो मेरे पास सेपरेशन एनर्जी निकल के आ जाती है 4.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो सेपरेशन एनर्जी आई है वो किसकी आई है? इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग। सो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो लास्ट न्यूट्रॉन जाता है वो किस में जाता है? 1D5/2 में। तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को पता चल गई एक सेपरेशन एनर्जी, इसके करस्पॉन्डिंग पता चल गई। अब मेरे को करना क्या? सिंपल सा क्या निकालना है? मेरे को डिफरेंस निकालना। तो दिस मेरे को गिवन थी, दिस मेरे को ये भी गिवन है, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ इनके बीच का गैप। तो यहाँ से आंसर आ जाता है 11.52। और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था टिफर 2024 में। तो जब मैं ऑप्शन की तरफ जाता हूँ तो मेरे पास जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो आ जाता है 11.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के लिए ये आपके पास कॉमन लैंग्वेज है और इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये क्वेश्चन बहुत मतलब पढ़ लेता हूँ, फिर भी आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एटॉमिक में जब आप लोग एलएस कपलिंग पढ़ते हो। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि आपके पास एक प्रकार का मॉडल है, और ये मॉडल है किसके करस्पॉन्डिंग? मैग्नेटिक मोमेंट को जब कैलकुलेट करते हैं तो स्मिथ मॉडल हम लोग यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला है आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट का इन टर्म्स ऑफ GL और GS की वैल्यू, L और S की वैल्यू। और बोला गया है कि जहाँ पर आपके पास सिम्बॉलिक फॉर्म जो भी है वो उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है। ओके, सो बोला गया है कि अगर मान के चलो J की वैल्यू इतनी हो तो इसकी एक्सपेक्टेशन बताओ इस ऑपरेटर की। S.J की वैल्यू बतानी है, अगर J की वैल्यू कितनी हो L+12। सो और ये कब बतानी है? जब आपके पास जो न्यूक्लियस है वो कैसा ग्राउंड स्टेट में हो। क्लियर इतनी चीज़? ओके, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ जाती है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि J जो होता है वो कितना होता है L+12 मतलब S+S। और अगर मैं इसमें देखता हूँ तो यहाँ से S की वैल्यू आ जाती है मेरे पास हाफ। ओके, सो जब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ, सॉल्यूशन में हम लोग जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। सिंपल सा है। ओके, सो मेरे पास ये चीज़ पता है टोटल एंगुलर मोमेंटम ये होता है, और निकालना किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है? इसकी। और अगर इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, क्लियर इतनी चीज़ कहाँ से आई है? इसको आप लोग स्क्वायर करोगे है ना, स्क्वायर करने के बाद S.J को एक साइड रखोगे, बाकी एक तरफ ले जाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब अगर मैं क्वांटम नंबर के टर्म्स में लिखना चाहूँ इस पर्टिकुलर चीज़ को, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, है ना। ये चीज़ मैं आसानी से लिख सकता हूँ। क्लियर इतनी चीज़? J स्क्वायर है ना, तो J × J+1 ये आपने मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, नॉट अ बिग डील। तो इसको मैं क्वांटम नंबर के टर्म्स में लिख लेता हूँ। और मेरे को ये चीज़ गिवन थी, तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जो आपके पास J की वैल्यू कितनी है L+12। और मेरे को जो आंसर निकालना है, अगर ऑप्शन देखूंगा तो J के टर्म्स में निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं L को रिप्लेस कर दूंगा J के टर्म्स में तो मेरे पास ये आ जाएगा। और यहाँ से एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जो S की वैल्यू कितनी है? हाफ है। तो आपको करना कुछ नहीं है, L की जगह आपको लिखना है J-12 और S की जगह लिखना है हाफ। तो आपके पास S.J की वैल्यू इतनी आ जाएगी। और यही एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, सॉरी फॉर दैट, इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर, ये आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा J+12 J+1/2। ठीक है, तो ये आपके पास कह सकते हो कि ऑपरेटर है। अगर इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो ये निकालने का तरीका होता है। ये आपके पास नॉर्मलाइज्ड है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा J+1/2, जो कि ऑप्शन बी में मैच हो जाता है। अब यही जो आपके पास क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 19 में भी पूछा गया था। और 19 में पूछा गया था कि आपको बताना क्या था? आपको बताना था द इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट।
मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आपको पता करनी थी, कर लेते हैं, नॉट अ बिग डील। क्वेश्चन में जीएस की वैल्यू गिवन है और मतलब प्रोटॉन की करस्पॉन्डिंग और न्यूट्रॉन की करस्पॉन्डिंग, जीएल की वैल्यू आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे। इसको करने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो भी न्यूक्लियस है, आप न्यूक्लियस लिखो, फिर उसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो, है ना, और लास्ट न्यूक्लियन किस पर्टिकुलर सेल में जाता है वो आपको पता करना होता है। तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हमारे पास न्यूक्लियस था, इसमें हमने देखा कि आपके पास जो न्यूट्रॉन है वो ऑड है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे अपने मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू को। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 9 है, तो 9 फिल करता हूँ, तो लास्ट वाला जाता है मेरे पास 1D 5/2। इस पर्टिकुलर सेल में जाता है, इस पर्टिकुलर सेल की करस्पॉन्डिंग सारी चीज़ें जब मैं लिखता हूँ तो मेरे पास स्पिन की वैल्यू आ जाती है हाफ, जे की वैल्यू आ जाती है 5/2 और एल की वैल्यू आ जाती है 2। जब जे और एल को मैं देखता हूँ तो मेरे पास रिलेशन आ जाता है J=L+12। गॉट इट। तो आपको सबसे पहला क्या याद रखना कि पहली बात याद रखना कि कौन सा ऑड है, मतलब न्यूट्रॉन है प्रोटॉन, तो इसमें समझ आया कि न्यूट्रॉन हमारा ऑड है, तो यहाँ पे पता चलेगा कि एन के करस्पॉन्डिंग निकालनी है। दूसरा जो पॉइंट याद रखना वो रखना है आपको ये वाला पॉइंट कि जे का वैल्यू एल से किस तरीके से कनेक्टेड है। ओके, सो इसको करने का ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है जब लोग लीजेंड मतलब जी जे की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, लैंडेजी फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग लैंडेजी फैक्टर हमारा ये होता है। ओके, अब हमारे पास जे की वैल्यू कितनी है, L+12, और लास्ट हमारे पास जो न्यूक्लियन था वो हमारा कौन सा था, न्यूक्लियस था, वो न्यूट्रॉन था। तो न्यूट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जी एल की वैल्यू 0 होती है और जी एस की वैल्यू कितनी होती है, -3.83। इस पर्टिकुलर जी जे की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है इतना, और इतना आने के बाद जो मेरे को पूछा गया था वो देख लेते हैं। पूछा क्या गया था, सिंपल सा, वेयर जी, अच्छा जी की वैल्यू निकालनी थी, तो लेटेंट जी फैक्टर की वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाएगी -0.77। ओके, सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया था देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि आपके पास एक न्यूक्लियस है एक्स, कोई न्यूक्लियस है, ये क्या करता है कि आपके पास फर्स्ट फॉरबिडन बीटा डिके करता है न्यूक्लियस वाई में, और पूछा गया कि आपके पास अभी एंगुलर मोमेंटम आई से रिप्रेजेंट किया गया है और पैटी को पी से रिप्रेजेंट किया गया है, और बोला गया कि इसकी जो मतलब जो वाई आपका मिला है वो सॉरी जो आपके पास एक्स के रिगार्डिंग आई और पी की वैल्यू जो है वो 7/2 माइनस है। तो बोला गया था कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब वाई के करस्पॉन्डिंग आपको निकालनी थी। बीटा डिके हो रहा है और फर्स्ट फॉरबिडन है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं कब, जब हम लोग बीटा ट्रांजिशन देखते हैं, गॉट इट। तो उसमें कुछ पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल होते हैं जो जो आपको याद रखना है। अब जो जो चीज़ गिवन है वो देख लेते हैं कि आपके पास एक न्यूक्लियस था एक्स था, और ये जो प्रोसेस करता है वो करता है फर्स्ट फॉरबिडन बीटा डिके, और जब भी बीटा डिके करता है तो आपके पास न्यूक्लियस मिल जाता है वाई वाला। इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू गिवन थी 7/2 माइनस, और इसके करस्पॉन्डिंग पूछी गई थी, ये चीज़ है ना। सो अब आपको याद होना चाहिए क्या कि जब भी हम लोग फर्स्ट फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, L=1 होता है, आपने वो टेबल देखी होगी, है ना। तो L=1 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं निकालना चाहूँ क्या, पैटी, तो पैटी कैसी हो, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि पैटी अगर ऑड आ रही है, इसका मतलब क्या, पैटी चेंज होनी चाहिए अगर एक न्यूक्लियस से दूसरा न्यूक्लियस हमको मिल रहा है फ्रॉम द ट्रांजिशन। ओके, सो पैटी चेंज होनी चाहिए, तो जो 7/2 माइनस है, अगर मैं ऑप्शन देखूंगा तो मेरे पास पैटी कौन सी होनी चाहिए, प्लस वाली होनी चाहिए। तो जब मैं ऑप्शन मैच करता हूँ तो ये तो ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाते हैं, मेरे पास ऑप्शन बचते हैं ए और सी। ओके, सो ए और सी में आप लोग चीज़ें देख लेते हैं। अब बोला गया था कि पैटी चेंज होनी चाहिए, इट्स ओके, बट इसके बाद सिलेक्शन रूल ये भी था कि जब भी हम लोग टोटल एंगुलर मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग सिलेक्शन रूल लगाते हैं तो वो आता है, वो 0 होनी चाहिए वैल्यू डेल्टा जे की वैल्यू, या तो +-हाफ होनी, वो +-1 होनी चाहिए, +-2 होनी चाहिए। ये आप लोग जब टेबल पढ़ते हो ना, फर्मी एंड ऑल थिंग्स, वहाँ पर आपको चीज़ देखने को मिलती है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहली बात मेरे को ये कंडीशन फॉलो करानी है जे के करस्पॉन्डिंग या फिर आई के करस्पॉन्डिंग, कि जो डिफरेंस है वो आपके पास इंटीजर होना चाहिए। तो जब मैं डिफरेंस निकालता हूँ, मान के चलो मैं ऑप्शन वाइज मैच करता हूँ कि ऑप्शन ए और सी में से कौन सा आंसर सही होना चाहिए, तो मैं जे की वैल्यू 3/2 लेता हूँ फॉर दी वाई, तो मेरे पास डेल्टा जे कितना निकल के आता है, 7 में से 3 गई 4 2। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा जे की वैल्यू कितनी आ जाती है, सिंपल सी +2 आ जाती है, और पैटी भी चेंज हो रही है प्लस वाली, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हाफ करेक्ट नहीं होगा। हाफ करेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि 7 - 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गई 6 एंड 3। तो इसका मतलब क्या है कि जब फर्स्ट फॉरबिडन की बात करते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा जी कितना होना चाहिए, 0 +-1 और +-2 तक, यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन +-3 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए इनकरेक्ट हो जाएगा और बी हमारा वो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों ने टेबल पढ़ी होगी, वो टेबल आपको याद रखनी जरूरी है। इतनी क्लियर हो जाने के बाद चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 में क्या बोला गया था
बोला गया था कि आपके पास एक न्यूक्लियर सेल मॉडल था और पोटेंशियल आपका कुछ इस तरीके से था, हार्मोनिक पोटेंशियल था। उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा करेक्शन किया, मतलब कपलिंग यहाँ पे शो कर दी। तो लास्ट में बोला गया कि आपको बताना क्या है, ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग आइसो स्पिन आपको बतानी थी कार्बन के रिगार्डिंग। आइसो स्पिन साथ ही साथ आपको स्पिन पैटी भी बतानी थी, और ये किसके लिए बता रही थी, कार्बन के आइसोटोप्स 13 के रिगार्डिंग। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आ जाती है, जो पोटेंशियल हमारे पास गिवन था वो कैसा है हमारे पास, हार्मोनिक और यहाँ पे स्पिन इंटरेक्शन है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे आइसो स्पिन की। वैसे तो आइसो स्पिन हम लोग निकालते हैं, आइसो स्पिन नहीं निकाल पाते हैं किसी न्यूक्लियस के रिगार्डिंग, हम लोग बात करते हैं किसके, थर्ड कंपोनेंट की। तो इस न्यूक्लियस के रिगार्डिंग थर्ड कंपोनेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Z-n/2। और जब ये वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है -12। इसका मतलब क्या है कि आइसो स्पिन कितनी होनी चाहिए, -12 होनी चाहिए। गॉट इट, मतलब थर्ड कंपोनेंट -12 आ रहा है। तो जब मैं ऑप्शन मैच करता हूँ कि -12 आना चाहिए, तो ऑप्शन सी हमारा नेगलेक्ट हो जाता है, इन तीनों में -12 आ रहा है। ओके, ना बात कर लेते हैं हम लोग के स्पिन और पैटी की। तो स्पिन पैटी हम लोग सेल मॉडल से आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे 7 है, ऑड है, और लास्ट न्यूट्रॉन हमारा जाता है 1p हाफ में। तो इस पर्टिकुलर सेल के करस्पॉन्डिंग जे की वैल्यू हाफ है, एल की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ जाती है कि आपके पास जो पैटी होगी एल के करस्पॉन्डिंग 1 है तो ऑड होगी, और जे हाफ है तो इसलिए 1/2 माइनस होगी। तो 1/2 माइनस हाफ, 1/2 माइनस हाफ, दोनों की करस्पॉन्डिंग आनी चाहिए थी वैल्यू। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दिस पर। क्लियर है ये चीज़, 1/2 माइनस हाफ, 1/2 माइनस हाफ, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा। ओके, सो इस तरीके से ऑप्शन ए मान लो सही, क्योंकि इसमें आपका बी में प्लस लिखा है। ओके, सो इतनी चीज़ क्लियर हो जाने के बाद नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया था कि आपको सेल मॉडल के करस्पॉन्डिंग इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस और इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की आपको बतानी है ग्राउंड डिस्ट के करस्पॉन्डिंग स्पिन और पैटी। स्पिन पैटी है, सिंपल सा फॉर्मूला, ये आप लोग कर लोगे, मैं बता दूंगा। सिंपल सा आपको करना क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको देखना है कि ऑड कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसमें ऑड न्यूट्रॉन 7 है, लास्ट वाले यहाँ जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग सारी चीज़ें लिखोगे तो आपके पास हाफ माइनस आ जाएगा। और इसी प्रकार 17 वाले न्यूक्लियस के रिगार्डिंग देखोगे तो इसमें आपके पास लास्ट न्यूट्रॉन आपका जाएगा इस वाले में, इसके करस्पॉन्डिंग सारी चीज़ें लिखोगे तो 5/2 प्लस आ जाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये कर लोगे आप। तो इस तरीके से आप लोग ऑप्शन चेक कर सकते हो, हाफ माइनस और 5/2 प्लस। तो ऑप्शन बी हमारा मैच हो जाएगा। नाउ बी विल जंप इनटू द क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ, ये है। ओके, तो ये 23 है, ये आपके पास कार्बन का, ये इसके बारे में बताना था। स्पिन ये आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, रिपीटेड है। इसमें आपको क्या बताना, पैटी एंड स्पिन, जस्ट पहले वाले की तरह। तो -12 आ जाती है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, नहीं गिवन है माइनस होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपका कलेक्टिव मॉडल से। क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे और आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे कि हमारा क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है। ओके, सो देख लो, क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास एक न्यूक्लियस है 164 वाला, इसकी एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो कि स्टेट 2 प्लस हाफ से रिप्रेजेंट की गई है, उसमें एनर्जी कितनी है, 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और आपने बोला है, मतलब ये बोला गया कि आपके पास जो न्यूक्लियस है वो एक आपका रिजिड रोटेटर है, और रिजिड रोटेटर है तो आपको बताना है कि इसकी एनर्जी जो होगी इस पर्टिकुलर स्टेट के करस्पॉन्डिंग कितनी होगी। क्लियर है ये चीज़। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये रिजिड रोटेटर है, तो मेरे पास रोटेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले या तो आप लोग वैल्यू जो एनर्जी की गिवन है उससे पहचानोगे, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी बहुत कम होती है, मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं। और दूसरा ये है कि जब आपको रिजिड रोटेटर देखने को मिल जाए वर्ड, तो समझ जाना है कि रोटेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन है। तो फॉर ए रिजिड रोटेटर एनर्जी जो दी जाती है या फिर निकाली जाती है वो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है, और इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ हमको गिवन है वो चीज़ हम लोग कर लेते हैं पुट। क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर स्टेट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन थी, मतलब जे की वैल्यू 2 गिवन थी। तो अगर जे की वैल्यू मतलब जे की 2 मतलब जे इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी 19 गिवन थी, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाती है 50, और मेरे को इसके करस्पॉन्डिंग निकालनी थी जे इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे जे की वैल्यू 4 डालूंगा और इसकी वैल्यू डालूंगा 15, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में ये हाफ है, 3/2 हाफ, ठीक। क्वेश्चन में बोला गया था कि आपके पास एक गामा, आपका एक फोटोन है जो आपका इमिट होता है। ये कब होता है, जब आपके पास सिंपल सा डीएक्स, मतलब ये कह सकते हैं एक्साइटेड स्टेट में से जब ग्राउंड स्टेट में जाता है तो हमारे पास एक गामा फोटोन निकलता है जो कि एनर्जी लेकर चलता है कितनी, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और जब ये मतलब ये जो ट्रांजिशन हो रहा है वो आपका प्रोटॉन का हो रहा है, कहाँ से, इस पर्टिकुलर स्टेट से 1d3/2 से। और ये भी बोला गया था कि अगर मान के चलो आपको जो टोटल एनर्जी में जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो सिर्फ स्पिन ऑर्बिट
कपलिंग की वजह से मिल रहा है वो इतना है, तो आपको बताना था सी की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर है ये चीज़? तो जैसा क्वेश्चन गिवन है वैसा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन था कि हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टेट से एक प्रोटॉन डाउन गया, मतलब ऑब्वियसली डीऑक्सीडेशन होगा। तो नीचे वाला जो हमारे पास कह सकते हो कि स्टेट होगी वो कितनी होगी, 1d5/2। ओके, ये वाला लेवल होगा। तो यहाँ से एक प्रोटॉन चला, इतनी एनर्जी का फोटोन निकला। ओके, और इसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो आपका एलएस कपलिंग के थ्रू है। तो कह सकते हैं कि जो जितना फोटोन आपका ये निकला वही कह सकते हो कि इन दोनों लेवल्स के बीच का गैप है। और ये जो गैप है वो किसके बराबर है, एलएस कपलिंग की वजह से जो भी इंटरेक्शन एनर्जी थी उसके बराबर है। ओके, सो अगर ये चीज़ आपको पता है तो सिंपल सा फॉर्मूला था, आपको ये चीज़ आपको गिवन है, ठीक है, और सी की वैल्यू निकालनी है। L.S हम लोग विद द हेल्प ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है, मतलब एल एस कपलिंग में इंटरेक्शन की वजह से, तो डेल्टा ई का जो एक्सप्रेशन आता है, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, वो आपका निकल गया था इतना। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा, है ना। गॉट इट। तो ये रिलेशन अगर आपको मालूम है तो आप लोग आसानी से कर सकते हो चीज़ें। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट कौन सी है। तो इसमें एल की वैल्यू पुट करनी है। तो एल की वैल्यू डी के लिए कितनी होती है, 2। सी की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा आपको गिवन था, डेल्टा कितना था, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको एच कितना लेके चलना है, 1 लेके चलना है। तो इस तरीके से हम लोग सी की वैल्यू आ जाएगी 8/5, जो कि आ जाती है 1.6। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 भी हो जाता है कवर। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये बोला गया था कि आपको कैल्शियम 40 वाले न्यूक्लियस के रिगार्डिंग आपको स्पिन और पैटी बतानी थी ग्राउंड स्टेट में। तो आप लोग जब इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस को देखोगे तो आपके पास इसमें देख सकते हो कि इसका मास नंबर 40 है और एटॉमिक नंबर 20 है। तो इसका मतलब क्या, न्यूट्रॉन्स भी आपके पास 20 होंगे। तो एक जो आपका ये कह सकते हो कि कैल्शियम जो है वो आपका इवन न्यूक्लियाई है। और जब कभी भी इवन न्यूक्लियाई के करस्पॉन्डिंग हम लोग स्पिन की बात करते हैं तो कितनी आती है, 0 आती है, और पैरिटी उसकी पॉजिटिव होती है। तो ये आप कह सकते हो कि मेमोरी बेस या फिर छोटा सा स्मॉल सा क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना होता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 0+। नाउ वी विल प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया था कि इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के रिगार्डिंग आपको एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी बतानी थी। तो मैं फिर से नहीं जा रहा हूँ, इसमें आपको सिंपल सा करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको एक्सप्रेशन लिखना है। आपको देखना है कि कौन सा लास्ट न्यूट्रॉन, मतलब लास्ट वाला न्यूट्रॉन किस में जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग आप लोग देख सकते हो। और ये क्वेश्चन नंबर 8 के बराबर भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 28 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया था कि आपके पास जो न्यूक्लियस के रिगार्डिंग डिफरेंट मॉडल थे। एक मॉडल है हमारे पास फर्मी गैस का। ओके, तो फर्मी गैस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हम लोग रेडियस देते हैं इन टर्म्स ऑफ कह सकते हो कि मास नंबर, वो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना। जहाँ पे R0 क्या है आपके पास, सिंपल सा कांस्टेंट है। तो बोला गया था कि फर्मी एनर्जी आपको बतानी थी किसके बराबर होती है, बस आपको ये बतानी थी कि फर्मी एनर्जी किसके बराबर होती है। वो मतलब कह सकते हो कि उस कांस्टेंट के, मतलब उस कांस्टेंट पे किस तरीके से डिपेंडेंट होती है। तो नॉट अ बिग डील, ये आप लोगों ने फर्मी एनर्जी आपने पढ़ी होगी, और मतलब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हो, सॉलिड में पढ़ते हो, फर्मी एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत जगह पढ़ते हो। तो फर्मी एनर्जी हमको पता है, जब भी हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास 3 डायमेंशन स्पेस की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो फर्मी एनर्जी कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होती है नंबर डेंसिटी से। और नंबर डेंसिटी हमारे पास इस तरीके से कनेक्ट होती है वॉल्यूम के साथ। और वॉल्यूम यहाँ पर हम लोग ग्राउंड स्टेट मान के चल रहे हैं, तो हमारे पास स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल कह सकते हो न्यूक्लियस के रिगार्डिंग जो आपका वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 πr3। अब यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करूँगा तो R0Q × A हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि मतलब मेरे को जो डिपेंडेंसी देखनी है वो सिर्फ और सिर्फ देखनी है R0 पे। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि जो EF है वो डिपेंड कर रही थी N पे इस तरीके से, है ना। और N क्या है, कैपिटल N/B, है ना। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये जो है डिपेंडेंट वो इस तरीके से डिपेंडेंट थी, है ना, इस तरीके से डिपेंडेंट थी। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको सिर्फ डिपेंडेंसी की बात कर रहे हो, सो सिर्फ डिपेंडेंसी फोकस करना है हमको। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इस तरीके से कनेक्टेड था मास नंबर और R0 पे। तो यहाँ से जब मैं फाइनल निकालता हूँ तो फाइनल मेरा जो निकल के आता है EF का डिपेंडेंसी मास नंबर और वॉल्यूम में, वो हमारे पास इस तरीके से आ जाती है। ओके, तो यहाँ से मैं वॉल्यूम की वैल्यू पुट करता हूँ, वॉल्यूम की वैल्यू पुट करूँगा तो A से A कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो फर्मी एनर्जी का डिपेंडेंसी आ गया R0 पे, वो इस तरीके से कनेक्टेड होती है।
तो यहाँ से देख सकते हो कि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r0 स्क्वायर पे। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है ऑप्शन सी में। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा रिजल्ट जो आपको याद रखना जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि आपका ये जो क्वेश्चन है आपका वही कलेक्टिव मॉडल से फिर से क्वेश्चन है ये। तो कलेक्टिव मॉडल में आपको दो चीज़ों का याद रखना पड़ता है, एक रोटेशनल और एक आपको वाइब्रेशनल। तो रोटेशनल वाले में आप लोगों ने चीज़ें देखी होंगी कि उसमें जब हम लोग एनर्जी गैप की बात करते हैं तो एनर्जी गैप क्या होता है, वो आपका कांस्टेंट नहीं रहता है। मतलब जे की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा, या कह सकते हो कि एनर्जी गैप फिक्स नहीं रहता है। लेकिन वही आप लोग वाइब्रेशनल वाले में देखोगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और उनके बीच का गैप भी फिक्स्ड होता है। ओके, सो अब आपको इसमें बोला गया था कि आपके पास दो प्रकार के कह सकते हो कि न्यूक्लियाई थे, एक्स एंड वाई, और उनके एनर्जी लेवल्स गिवन है। ये आपके पास सेट गिवन है। सेट नहीं पता कि 1 किसके करस्पॉन्डिंग है और 2 किसके करस्पॉन्डिंग है, बट ये पता है कि इनमें से कोई एक एक्स वाला है, कोई वाई वाला है, और आपको बताना था। चलो देख लेते हैं। सो इसमें एक चीज़ बोली गई है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला गया है कि आपके पास जो न्यूक्लियाई एक्स है, इसमें आपके पास जो मास नंबर है वो कैसा ऑड है, लेकिन वाई वाले के करस्पॉन्डिंग मास नंबर कैसा इवन है। इतनी चीज़ क्वेश्चन में गिवन थी। फिर आपको बताना था कि इनमें से बताइए कौन सा सेट एक्स होगा, कौन सा सेट वाई होगा। ओके, चलो ये तो बात ठीक है, बट आपको जो चीज़ याद रखनी है कि वाइब्रेशनल वाले में जब कभी भी हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं तो वो उस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के करस्पॉन्डिंग पढ़ते हैं जिसमें आपके पास मास नंबर कैसा हो, इवन हो, और इवन इवन न्यूक्लियाई हो हमारे। क्लियर ये चीज़। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास वाइब्रेशनल वाला जो स्पेक्ट्रा होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके करस्पॉन्डिंग होगा, जिसमें मास नंबर हमारे पास इवन होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मास नंबर इवन है वो वाई का है। इसका मतलब क्या है, वाई वाला जो होगा वो वाइब्रेशनल होगा, और एक्स वाला जो होगा वो आपके पास रोटेशनल होगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे ऐसी चीज़ है अवेलेबल वो चीज़ देख लेते हैं। रोटेशनल वाला एक्स होना चाहिए और वाइब्रेशनल वाला वाई होना चाहिए, कि ये है। और दूसरा ऑप्शन है कोई, हाँ एक ये भी है, रोटेशन वाला एक्स होना चाहिए, वाइब्रेशन वाला वाई होना चाहिए। इसका मतलब ए और बी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको ग्राफ से देखना है कि कौन सा सेट किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो सेट 1 में आप जब देखते हो तो आपके पास जो कह सकते हो कि स्पिन की वैल्यू है वो आपके पास इंटीजर की तरह आ रही है। लेकिन एक चीज़ और देखते हो कि जैसे 0 प्लस के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी 0 है, 2 प्लस के करस्पॉन्डिंग 600 है, और आपके पास नेक्स्ट वाली है 1200। फिर में आप जब एनर्जी गैप देखते हो तो एक ऐसा फिक्स्ड एनर्जी गैप है, और फिक्स्ड एनर्जी गैप है। तो इसका मतलब इतना तो डायरेक्ट क्लियर हो गया कि जो सेट 1 होगा वो वाइब्रेशनल को रिप्रेजेंट करेगा। तो वाइब्रेशनल को रिप्रेजेंट करेगा सेट 1। सेट 1 इन दोनों में से देखना है, वाइब्रेशनल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, सेट 2 में देखते हो कि आपके पास एनर्जी के पहले इतना था, फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ता गया। तो इसका मतलब ये रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा। तो सेट 2 रोटेशनल को रिप्रेजेंट कर गया, और एक्स हमारा पहले ही डिसाइडेड हो गया था कि वो रोटेशनल के करस्पॉन्डिंग होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया था देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया था कि आपके पास जब हम लोग कह सकते हो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, या फिर हम लोग बात करते हैं जब भी कूलम एनर्जी की, तो कूलम एनर्जी कंपोनेंट जो होता है बाइंडिंग एनर्जी के एक्सप्रेशन में, उसकी वैल्यू हमारे पास इतनी गिवन है। अगर मान के चलो आपके पास जो रेडियस है वो किसी पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, स्फेरिकल और यूनिफॉर्म है। ओके, उसमें गिवन थी कितनी 3 फर्मी, ये रेडियस अपनी गिवन है, और कूलम एनर्जी गिवन है। तो बोला गया था कि एटॉमिक नंबर आपको बताना था। तो ये सिंपल सा आपका जो क्वेश्चन है वो आपके सिंपल सा एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है। वो एनर्जी आपको पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन थी, ये चीज़ें गिवन है। हमको पता है कि अगर हम लोग न्यूक्लियस को एक हार्ड स्फीयर मान के चलते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लिखते हैं वो हमारे पास ये आती है। तो इसमें मास नंबर पूछा गया, तो जेड हमारा मास नंबर हो जाएगा। 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ये वाला किसी बुक में मिलेगा, एक आपका ये किसी बुक में मिलेगा। तो बेसिकली इस वाले को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं हम लोग। तो इसको हमने कर रखा, जो चीज़ गिवन है वो देख लेते हैं। ये चीज़ हमको गिवन थी, यहाँ पे पुट किया ई की वैल्यू, आर 3 फर्मी गिवन है, 3 फर्मी यहाँ पे पुट किया, फर्मी यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से ऑब्वियसली ये वाली जो एनर्जी होगी वो किस में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। फर्मी से फर्मी कैंसिल, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल। तो सिर्फ आपको करना क्या है, जेड की वैल्यू निकालनी थी। तो आप इसका रूट निला, रूट लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ओके, तो इस तरीके से इसका जो कह सकते हो कि मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 8 इसका करेक्ट आ जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 में बोला क्या गया, इसमें बोला गया था कि जो आपके पास एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें देखा गया ट्रांजिशन। तो आपके जो ट्रांजिशन है 2 तरीके के आपको देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन और आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन। बट इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है
इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग। तो इसमें आपको बोला गया कि आपके पास इनिशियल कंडीशन इनिशियल मतलब स्टेट जो थी न्यूक्लियस की वो 2+ थी और फाइनल हमको पता करनी थी। ओके, सो ये कुछ सिचुएशन इस तरीके से हमको गिवन थी और इसमें क्या हो रहा, इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन हो रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल ट्रांजिशन बोलते हैं तो डाइपोल के करस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ से भी समझ में आ रहा होगा E1 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, एल की वैल्यू 1 है। तो एल की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब क्या, पैरिटी कैसी, नेगेटिव, मतलब पैरिटी चेंज होगी। अगर ट्रांजिशन होगा तो पैरिटी चेंज होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव होनी चाहिए इस पर्टिकुलर स्टेट की पैरिटी। ओके, अब एल की वैल्यू 1 है और हम लोग को ये भी पता है कि अगर दोनों स्टेट के करस्पॉन्डिंग मेरे को टोटल एंगुलर मोमेंटम पता है तो एल की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकता हूँ इस पर्टिकुलर रिलेशन से। ओके, तो एल की वैल्यू कितनी जानी चाहिए, जे इनिशियल माइनस जे हाफ से, जो इस मोड से लेकर इस मोड तक की वैल्यू के बीच में आना चाहिए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि इस पर्टिकुलर स्टेट के करस्पॉन्डिंग इसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एक्स मान लेता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि किस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग ये सिचुएशन हमारी वेरीफाइड होगी। तो यहाँ पे एल की वैल्यू 1 पुट की, यहाँ पे एक्स वैल्यू पुट की, तो आप लोग देख सकते हो इनिशियल आपका ये गिवन था। अब मैं ऑप्शन वाइज मैच करता जाऊँगा क्योंकि इसमें ऑप्शंस लिखे हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, सो जे फाइनल अगर मान के चलो ये है, ठीक है, अगर जे फाइनल मैं लेके चलता हूँ 1 माइनस, तो एल कितना आना चाहिए, 1 2 3, है ना। अगर जे फाइनल 1 है, जे इनिशियल 2 है, तो जब आपको इस फॉर्मूले पुट करोगे तो एल की वैल्यू इतनी आएगी और मेरे को एक वैल्यू चाहिए जो कि L=1 इसमें प्रेजेंट है। ओके, तो इसका मतलब क्या, फाइनल वाला हमारा 1 हो सकता है। अगर मैं जे फाइनल की वैल्यू 2 लूँ तब भी हमारे पास एल की वैल्यू 1 मिल रही है, इसका मतलब ये भी सही है। अगर जे फाइनल की वैल्यू 3 लूँ तब भी एल की वैल्यू मेरे को 1 मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि फाइनल वाले स्टेट के करस्पॉन्डिंग जे की वैल्यू 1 2 3 होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको इसमें एल की वैल्यू 1 है, पैरिटी चेंज हो रही है, तो नेगेटिव वाले वो तीनों नंबर होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़। तो पहले भी आप लोग डिसाइड कर सकते थे एल की वैल्यू को निकाल के, तो इसका मतलब ये दोनों तो होती नहीं, अब आपको इन दोनों में चेक करना था, तो वो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। 33 में जो आपका ये क्वेश्चन है वो आपको आगे पढ़ोगे, जिसमें हम लोग टाइम रिवर्सल और पैरिटी की बात करते हैं। तो इसमें ये पूछा गया था कि आपके पास एक डाइपोल मोमेंट है और आपके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो इन दोनों में से ये बताना था कि अगर हम लोग पैरिटी और टाइम रिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में अप्लाई करें तो कौन सा मतलब चेंज होगा, मतलब कौन किसको फॉलो करेगा या फिर किसके करस्पॉन्डिंग आपको ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी देखने को मिलेगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, सो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे कि अब मेरे पास डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। अब मेरे को ये भी पता है कि पैरिटी अगर मेरे को चेंज करनी है, मतलब क्या, आर को -r से रिप्लेस करते हैं, या जो आपका पास डिस्टेंस वाला फार्मूला होता है, लेंथ वाला फार्मूला होता है, उसमें आप लोग -r से मतलब रिप्लेस करते हो। तो अगर मैं आर को -r से रिप्लेस करूँगा, इसका मतलब क्या है कि पी जो है वो डी पे डिपेंडेंट है, डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस अगर डी को -d से रिप्लेस करूँगा तो इसका मतलब क्या है कि डाइपोल मोमेंट भी आपका चेंज हो जाएगा। तो मतलब पी से -p आपको मिल रहा है अंडर दी पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि पी से -p हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑड पैरिटी है। तो जब मैं ऑप्शन देखता हूँ कि जो आपका डाइपोल मोमेंट p होना चाहिए वो ऑड पैरिटी शो करनी चाहिए अंडर दी पैरिटी, तो पी ऑड यहाँ पे भी, पी ऑड यहाँ पे भी, ये दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको देखना है म्यू की करस्पॉन्डिंग। मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जिसमें आपका एक करंट आई है और आपका एक लूप है, उसका एरिया आपका ए है। अब टाइम मतलब फिर से हम लोग चेक करते हैं पैरिटी के करस्पॉन्डिंग। तो पैरिटी में क्या होता है कि मान के चलो आर से -r हो रहा है, तो आपके पास एरिया है, एरिया कितना, πr² लेके चलते हैं ना हम लोग। तो ए से ए आपका हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो म्यू है वो इवन पैरिटी शो करेगा अंडर दिस पर्टिकुलर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो म्यू जो है वो इवन होना चाहिए अंडर दी पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, म्यू जो है वो इवन होना चाहिए अंडर दी पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइम, क्योंकि जो म्यू के करस्पॉन्डिंग गिवन है वो टाइम रिवर्सल के करस्पॉन्डिंग गिवन है। ठीक है, देख लेते हैं। अब टाइम रिवर्सल के करस्पॉन्डिंग देखते हैं म्यू को। तो म्यू क्या है हमारे पास, I/a, और आई को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम। और अब मेरे को ये चीज़ पता है कि टी को -t से रिप्लेस करना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू भी -t, माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो म्यू जो है वो -म्यू बन जाता है। तो अंडर द टाइम रिवर्सल जो आपके पास म्यू है वो कैसा शो करता है, ऑड पैरिटी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की अंडर द टाइम रिवर्सल, तो मेरे को पता है कि इस पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट में आपका कोई टाइम नहीं होता है, तो इसका मतलब इवन पैरिटी शो करेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा पहले ही मिल चुका था कि पी को हमने चेक किया था अंडर द पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन और म्यू को चेक किया था अंडर द टाइम रिवर्सल, तो ये आई थी ऑड और ये भी ऑड आया था। क्लियर है इतनी चीज़।
अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। लास्ट क्वेश्चन है गेट का। ये गेट 2024 का क्वेश्चन था। इसमें बोला क्या गया था कि आपके पास जो न्यूक्लियर सेल मॉडल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पता करना था मैग्नेटिक मोमेंट का जो डिफरेंस है इन दोनों न्यूक्लियाई के रिगार्डिंग, और आपको बताना था कि अगर इनका डिफरेंस A/3 के बराबर है तो ए की वैल्यू क्या होगी। इतना सा क्वेश्चन बोला गया था। कर लेते हैं, नॉट अ बिग डील। ये आपके पास ऑक्सीजन है, इसमें देखते हैं कि लास्ट जो आपका न्यूक्लॉन है वो न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे ऑड है, तो लास्ट न्यूट्रॉन हमारा इस पर्टिकुलर कह सकते हो कि सेल में जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर सेल के करस्पॉन्डिंग मैं सारी वैल्यू लिख लेता हूँ। जे की वैल्यू हाफ है, एल की वैल्यू 1 है, और इन दोनों का जो कह सकता हूँ रिलेशन है वो कितना निकल के आता है, L-1/2। तो ये न्यूट्रॉन के करस्पॉन्डिंग है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आप फॉर्मूले से भी जा सकते हो या, लेकिन ये शॉर्ट तरीका है, या कह सकते हो कि फाइनल रिजल्ट हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जब कभी भी ऑड न्यूट्रॉन हो और जे की वैल्यू एल के साथ इस तरीके से कनेक्टेड हो, मतलब जे की वैल्यू L-1/2 हो, तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का ये वाला लगा सकते हो। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा आपका म्यू इक्वल टू म्यू एन 1.91 इंटू जे अपॉन J+1, और जे क्या है आपका, इसके बराबर होना चाहिए। तो इसमें आप लोग जे की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 1/2। तो 1/2 यहाँ पे फॉर्मूले पुट करोगे तो यहाँ से म्यू 1 आ जाएगा आपका 0.637 बोहर मैग्नेटॉन। गॉट इट। तो ये तो आ जाएगा किसके करस्पॉन्डिंग है हमारे पास, ये जो कंडीशन आपको याद रखनी है कि ऑड न्यूट्रॉन हो और जे जो है एल की वैल्यू पे इस तरीके से डिपेंडेंट हो, तब आपको ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है। कितना है ये फॉर्मूला, सिंपल सा 1.91 जे अपॉन J+1 म्यू एन। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग। इसमें देखते हैं हम लोग, तो प्रोटॉन आपका ऑड है, तो प्रोटॉन के करस्पॉन्डिंग हम लोग जो लास्ट प्रोटॉन है वो इस पर्टिकुलर सेल में जा रहा है। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग जे की वैल्यू मैंने लिखी हाफ और एल की वैल्यू 1, और जे और एल में जो रिलेशन निकल गया है वही आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ फिर से याद रखनी है कि ये हम लोग बात कर रहे हैं ऑड प्रोटॉन की करस्पॉन्डिंग, और जे का रिलेशन कैसा है एल के साथ, L-1/2 करस्पॉन्डिंग। तो इसमें जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो फार्मूला आपका ये होता है, म्यू आपका आ जाएगा J-2.29 जे इंटू J+1 जे अपॉन J+1 म्यू एन। तो यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी थी, हाफ थी। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो म्यू 2 आ जाएगा आपका इतना। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास A/3 के बराबर है। डिफरेंस यहाँ पे मैं निकालता हूँ, इसको A/3 के बराबर पुट करता हूँ, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाती है 2.7। इंटीजर में पूछा गया था इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 2 से 3 के बीच में। तो इसका जो रेंज है वो 2 से 3 के बीच में गिवन था, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। क्लियर इतनी चीज़। तो इस तरीके से हमारे पास गेट के क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसी सेक्शन में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं टिफर के क्वेश्चन, जो कि ज़्यादा नहीं है, 8 क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं टिफर वाले PYQ के बारे में। गेट के सारे कंप्लीट कर लिए, हम लोग अब TIFR की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका 2015 में पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि रिलेटेड होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस के रिगार्डिंग। और हमको ये भी पता है कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कंट्रीब्यूट करती है, जो आपका कंट्रीब्यूशन आपको इसमें देखने को मिलता है वो वॉल्यूम, सरफेस, कूलम और पेयरिंग एनर्जी, इनके टर्म मतलब इनके कंट्रीब्यूशन से आप लोग कह सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है, जिसको हम लोग सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला बोलते हैं। तो उन्होंने बोला है कि भाई ये आपके पास 4 ऑप्शन है, और आपको इसमें बताना है कि ये जो 4 तरीके की एनर्जी है वो मास नंबर पर किस तरीके से डिपेंडेंट है, ये आपको पता करना था। सो अभी अगर आपको मतलब फॉर्मूले याद हैं या फिर बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन याद है तो आप लोग ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। अगर नहीं भी याद है तो फिर आप ये क्वेश्चन भूल जाइएगा। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे को ये चीज़ पता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी में जो वॉल्यूम वाला टर्म होता है, वॉल्यूम एनर्जी, तो वॉल्यूम एनर्जी आपकी कुछ इस तरीके से डिपेंड होती है, क्योंकि वो जो आपका न्यूक्लियस है उसके वॉल्यूम पे डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम हमारा जैसे R⁻³ पे डिपेंडेंट है, तो जो वॉल्यूम एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंडेंट होगी, मास नंबर के पावर 1 पे डिपेंडेंट होगी। तो इस तरीके से कह सकता हूँ कि जो वॉल्यूम वाला जो एनर्जी होगा वो मास नंबर A पे डिपेंडेंट होगी। तो इस तरीके से कह सकता हूँ कि ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन बचते हैं A, B, C। अब चलते हैं हम लोग सेकंड वाले टर्म्स के रिगार्डिंग। तो सेकंड हमारा सरफेस एनर्जी, तो ये सरफेस मतलब जो न्यूक्लियस का जो सरफेस होता है, सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट होती है ये प्रकार की, इस प्रकार की एनर्जी। तो सरफेस एरिया जो है वो हमारे पास जैसे πr² लेते हैं, तो रेडियस की पावर 2 पे डिपेंडेंट होती है। या फिर बात करूँ यहाँ पे जो रेडियस है वो मास नंबर के A⁻³ पे डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ से आ जाएगी जो सरफेस एनर्जी वाला टर्म है वो A⁻² पे डिपेंडेंट है। तो जब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि S जो होना चाहिए 2/3 पे डिपेंडेंट होना चाहिए, तो ये वाले भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये वाले भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा A पार्ट। क्लियर इतनी चीज़। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आपको बाकी के टर्म्स चेक नहीं करने पड़ेंगे, और बाकी के भी आप कर सकते हो, आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए था बस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा,
ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है। तो ये चीज़ आपको करनी आनी चाहिए। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। तो इसमें बोला गया था जो आपके पास मास एम्पिरिकल फार्मूला होता है फॉर द ऑड न्यूक्लियस, जिसमें आपके पास जेड प्रोटॉन्स होते हैं और टोटल न्यूक्लियस आपके ए होते हैं। अगर मैं मास लिखना चाहूँ तो इस तरीके से मैं लिखता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे बोला गया जो अल्फ़ा ये जो है, ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 लिखा है, ये आपके कैसे हैं, सिंपल से कांस्टेंट है जो कि जेड पे डिपेंड नहीं करते हैं, ओके। फिर उन्होंने बोला कि मान चलो कोई पर्टिकुलर आपके पास मास नंबर ए है, इस पर्टिकुलर मास नंबर ए के करस्पॉन्डिंग आपके पास एक जेड ए है, और जेड ए रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, फोटोन नहीं है, प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जेड ए। और ये जो आपके पास न्यूक्लियस है वो कैसा है, मोस्ट स्टेबल आइसोबार है। तो आपको बताना था कि जो एनर्जी रिलीज होगी जब हमारे पास कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई बीटा डे के करस्पॉन्डिंग कह सकते हो बीटा डे के किया और वो आपका इसमें बदल गया, तो आपको बतानी थी जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन पर्टिकुलर चार में से जो कह सकते हो कि अल्फा जो कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंडेंट होगी। क्लियर इतनी चीज़, नहीं क्लियर है बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था देखते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि आपके पास एक स्टेबल न्यूक्लियाई है, वो बीटा डे के करता है। बीटा डे के में जो भी एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी की डिपेंडेंसी देखनी है अल्फा पे किस तरीके से डिपेंडेंट है, जबकि मास फॉर्मूला हमारे पास ये गिवन था। और यहाँ से एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जब लोग सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला पढ़ते हैं तो अगर मैं मास को देखता हूँ न्यूक्लियस के तो एक पर्टिकुलर शेप को रिप्रेजेंट करता है। ये कह सकते हो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एम है वो जेड की पावर 2 पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये एक प्रकार का पैराबोला की तरह मतलब करेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। सो अगर मैं मास एम और जेड के करस्पॉन्डिंग अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो मेरे पास एक पैराबोला शेप का ग्राफ आएगा। गॉट इट। फिर आपको ये भी चीज़ पता होगी कि अगर मान के चलो कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई है तो वो या तो प्लस बीटा डिके या फिर माइनस बीटा डिके करके वो लोग स्टेबल न्यूक्लियाई में बदल जाते हैं, है ना। मतलब स्टेबल जो आपका मोस्ट स्टेबल आइसोबार होगा उसमें आप लोग कह सकते हो वो बदल जाता है उसमें, तो या तो बीटा माइनस हो गया या फिर बीटा प्लस होगा। ओके, तो इसमें बोला गया था कि सिंगल बीटा माइनस डिके होना चाहिए। ओके, सो मैंने क्या किया कि आपका बीटा माइनस डिके को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, एक्स हमारे पास इनिशियल था वो बीटा माइनस करके वो किस में बदल गया, एक्स प्राइम में, जिसका मास नंबर ए है, लेकिन कह सकते हो जेड की वैल्यू जेड+1 से चेंज हो जाती है। ओके, सो अगर मान के चलो मोस्ट स्टेबल आइसोबार हमको पता करना है तो मास फार्मूला ये गिवन था। इसमें अगर मैं मोस्ट स्टेबल आइसोबार के करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू निकालना चाहूँ जो क्वेश्चन में बोली गई थी, तो मैं करता क्या हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू जेड और जीरो को बार पुट करता हूँ, तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या कह सकता हूँ एक ऐसा जेड आ जाता है जो कह सकते हो कि सिंपल सा हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो मैंने क्या किया कि मैंने ऐसा जेड निकाल लिया जिसके करस्पॉन्डिंग हमको जो आइसोबार है वो कैसा मिल रहा है, मोस्ट स्टेबल। ओके, सो हमारे पास ये जेड की वैल्यू आ गई और यही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई जाती है हमको। तो मान के चलो हमारे पास न्यूक्लियस ये था मोस्ट स्टेबल वाला, इसका कह सकते हो कि एटॉमिक नंबर Za-1 है और इसका मास नंबर ए था। अब इसने क्या किया कि बीटा डिके किया, मतलब अनस्टेबल था, फिर ये बीटा डिके करके माइनस बीटा डिके करके ये स्टेबल न्यूक्लियाई में पहुंच गया जिसका प्रोटॉन्स कितने हैं, Za थे और मास नंबर ए है इसका। ठीक है, यही तो बताया ये स्टेबल के करस्पॉन्डिंग था और ये आपका अनस्टेबल न्यूक्लियाई के करस्पॉन्डिंग था। क्लियर है इतनी चीज़। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग मेरे पास जो मास का फॉर्मूला गिवन था वो ये था। अब मेरे को इसमें एनर्जी निकालनी थी कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो जब बीटा डिके डिके मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग अगर एनर्जी निकालनी है तो इसका मतलब क्या है, मेरे को क्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्यू वैल्यू कैसे लिखते हैं, अगर मैं मास के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मास मेरे को गिवन है इस तरीके से, तो मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, और ये वैल्यू निकल के आएगी मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग। ओके, सो रिएक्टेंट मेरा ये वाला है और प्रोडक्ट वाला ये वाला है। तो जो मास है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे और जेड पे। तो जब एक्स के लिए लिखूंगा तो जहाँ पे जेड है वहाँ पे मैं Z-1 लिखूंगा, और जहाँ पे मैं वाई वाले टर्म्स में लिखूंगा मतलब प्रोडक्ट वाले में लिखूंगा वहाँ पे जेड की जगह ZA पुट करूँगा। तो ये तो बात हो जाती है एक्स के करस्पॉन्डिंग और ये बात हो जाती है वाई वाले न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट करता हूँ, जो चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें पुट करता हूँ और एट द एंड ZA की वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन से इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। क्लियर है इतनी चीज़। तो पहले तो जब मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरे पास जो क्यू वैल्यू आती है वो इतनी निकल के आती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि अब सिंपल से जेड की वैल्यू में पुट करता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इतने, और इसके बाद मैं देखता हूँ कि क्यू वैल्यू जो आती है वो अल्फ़ा 4 के बराबर आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी निकली है वो किसके बराबर है, अल्फ़ा 4 के बराबर है। और क्वेश्चन में भी तो यही पूछा गया था कि आपको बतानी थी क्या कि टोटल एनर्जी कितनी निकली है, तो कह सकते हो वो अल्फ़ा 4 के बराबर निकली हुई है। क्लियर है इतनी चीज़।
तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था बट कॉन्सेप्चुअल था। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला से रिलेटेड था। ये आपका सिंपल सा कह सकते हो कि मास का फॉर्मूला है। ये सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला है, इसमें आपको सारे टर्म्स प्रेजेंट है। इसमें कह सकते हो कि जो जो होने चाहिए थे, और इसी से हम लोग बाइंडिंग एनर्जी में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपके पास फिर सारे टर्म्स समझ में आ जाएंगे, कौन सा वॉल्यूम वाला है, कौन सा सरफेस वाला है, ये सारी चीज़। गॉट इट। तो पहले तो हम लोग एक्सप्रेशन हमको पता है, ये क्वेश्चन में गिवन है। मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि मान के चलो आपके पास कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस फिशन रिएक्शन है। तो बोला गया था कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, जबकि ये गिवन था। ओके, तो इसको क्या है कि आप लोग या तो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ, क्यू वैल्यू का फॉर्मूला लगाओगे, मास ऑफ द रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट करोगे, सारी वैल्यू पुट करोगे, मास का एक्सप्रेशन यहाँ से लेके इनमें आप ए की वैल्यू डालोगे, जेड की वैल्यू डालोगे, आंसर आ जाएगा। एक तरीका आपका ये है। जब ये सारी चीज़ें करोगे आप लोग तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसका दूसरा तरीका भी है, बशर्ते वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग ही है। इसको सॉल्व करने का तरीका दूसरा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका ये है कि आपके पास ये रिएक्शन है, आप लोग क्या करोगे, एनर्जी निकाल सकते हो। एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, क्यू वैल्यू से। तो क्यू वैल्यू का एक्सप्रेशन आप लोग आसानी से लिख सकते हो इस तरीके से। सो अगर दूसरा तरीका देखना है तो उसके लिए कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो कि आई होप पता ही होगी। तो आपने एक ग्राफ पढ़ा होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के करस्पॉन्डिंग। तो वो कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलता है, और कुछ वैल्यू हमको पता होती हैं, जैसे कि आयरन के करस्पॉन्डिंग जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कितना होता है, 8.8। फिर इसके बाद धीरे धीरे बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन जो याद रखने वाली है वो आपके पास यूरेनियम की होती है 7.5 के अप्रॉक्सीमेट। और अगर थोड़ा सा और याद रहे तो आप कह सकते हो कि ये जो आपके पास 146 बी ए वाला न्यूक्लियाई है, इसकी होती है 8.2, मतलब ऑन एवरेज। तो अगर ये आपको पता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, सॉरी क्यू वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट हमारा बन रहा था, एक क्रिप्टॉन, एक हमारा ये बन रहा था। तो इसमें अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी लिखता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ पर न्यूक्लियन तो हमको गिवन है, अगर टोटल लिखना है तो मेरे को पता है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन है कितने हैं, 146, जो बाइंडिंग एनर्जी वो कितनी है, 8.2 है। फिर अगर मैं क्रिप्टॉन में देखता हूँ, क्रिप्टॉन में थोड़ी सी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे है ये, तो उसको मैं अप्रोक्सीमेट लेके चलता हूँ 8.6 के करस्पॉन्डिंग। और इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने, 91। तो और जो आपका थर्ड है प्रोडक्ट में वो कितना, न्यूट्रॉन है, तो ये पार्टिकल है, इसकी कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट निकल के आ जाती है अप्रोक्सीमेट इतनी। इसी प्रकार रिएक्टेंट में देखता हूँ तो यूरेनियम के करस्पॉन्डिंग मेरी निकल के आती है इतनी। और जब ये चीज़ मैं यहाँ पे क्यू वैल्यू के फॉर्मूले पुट करता हूँ तो मेरे पास जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 194.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये चीज़ जो क्लोज बने वो किसके क्लोज बने, आपके 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्लोज है। तो इस तरीके से आपका ये मेथड 2 था, जो आप लोग थोड़ा सा अगर रिजल्ट याद रहते हैं तो आप लोग कर सकते हो आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 जो आसान है, पेपर 2022 का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास ये सेल मॉडल को फिल करने का ऑर्डर आपको पता ही होगा, नहीं है पता तो भी आप आसानी से कर सकते हो। इसमें ये बोला गया था कि इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो आपके पास ऑक्सीजन 18 वाला है, इसमें क्या है कि जो आपके पास 2 न्यूट्रॉन है आउटसाइड द डब्ल्यू मैजिक कोर, मतलब आपके पास ये जो ऑक्सीजन है इसमें आप लोग देख सकते हो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके 8 है, मतलब ये डब्ल्यू मैजिक नंबर वाला जो न्यूक्लियाई है। तो इसमें बोला क्या कहता है, इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग आपको जेपी की वैल्यू निकालनी है। जे आपका क्या है, सिंपल सा स्पिन, और पी क्या है, पैटी। कर लेते हैं ये क्वेश्चन, नॉट ए बिग डील। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा। इसमें ये बोला गया था कि आपके पास न्यूक्लियस ये वाला था और आपका ये वाला न्यूक्लियस ये वाला था। इससे दो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस वो न्यूट्रॉन्स थे वो इसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इनिशियली ये इनके पास जो न्यूट्रॉन थे वो कैसे थे, मतलब कह सकते हो कि 8 न्यूट्रॉन इसमें थे, 8 प्रोटॉन थे। कह सकते हो कि ये वाला जो न्यूक्लियस था इनिशियली वो डबली मैजिक नेचर का था। अब इसमें जो मैं पहले वाले न्यूक्लियस की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें जो क्योंकि न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं और 2 न्यूट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जो आपके पास जो लास्ट जो 2 न्यूट्रॉन्स हैं वो किस में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, ठीक है। इसमें ये आपके पास लास्ट 2 न्यूट्रॉन्स है। और अगर इस पर्टिकुलर सेल के करस्पॉन्डिंग चीज़ें लिखना चाहता हूँ तो मेरे को स्पिन आती है कितनी, स्पिन 1 है, क्योंकि न्यूट्रॉन फर्मियन है हमारे पास। और अगर फर्मियन है तो कहने का मतलब ये है कि वो क्या कर सकते हैं, एक अगर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की मदद से देखूँ तो एक सेल में वो दोनों फर्मियन रह सकते हैं। अच्छा ये बात हमको समझ आ जाती है कि ये जो फर्मियन है वो एक साथ रह सकते हैं एक लेवल में, एक स्टेट में। अब लेकिन वो किस तरीके से रह सकते हैं वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग। तो अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में हों तो यहाँ पे स्पिन 1 आती है।
अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पिन 0 आती है। ये चीज़ तो आपको पहले से पता होगी। तो कहने का मतलब ये है कि स्पिन जो है वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो अपने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि न्यूक्लियर जो फोर्सेस होते हैं वो स्पिन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर स्पिन आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारे पास कह सकते हो कि जो जो न्यूट्रॉन्स है वो आसानी से एक पर्टिकुलर स्टेट में रह सकते हैं और इनमें न्यूक्लियर फोर्सेस भी आसानी से काम कर रहे होंगे। क्लियर है ये चीज़? तो मतलब ये कहने का मतलब ये कि यहाँ पे अगर जो दो न्यूट्रॉन्स रहने हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग किस तरीके से रहना चाहिए उनको, तो ये कंडीशन हमको पता होनी चाहिए कि न्यूट्रॉन्स कैसे हैं। ठीक है, ओके। सो मेरे को जेपी की वैल्यू पता करनी थी तो उसके लिए मेरे को जे की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जे कितना होता है? एल प्लस एस। तो एस प्लस मतलब ऑब्वियसली ये दो न्यूट्रॉन्स लास्ट वाले जो न्यूट्रॉन्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग अगर एस की वैल्यू 0 है तो जे कितना हो जाएगा? एल के बराबर। तो मतलब पैटी जो होगी वो -1 की पावर जे पे डिपेंडेंट होगी। ओके, अब हम लोग ऑप्शन वाइज मैच करते हैं। ऑप्शन में क्या मैच करते हैं कि मतलब ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि जे की वैल्यू एल के बराबर है और पैटी आपकी ये होती है। ओके, सो अगर मैं जे की वैल्यू 5 लेता हूँ, चलो जे की वैल्यू 5 ले ली, तो पैटी कितनी होनी चाहिए? ऑड होनी चाहिए। तो जब मैं ऑप्शन देखता हूँ तो 5 के साथ ऑड आना चाहिए, है ना? अगर मैं जे की वैल्यू 4 पुट करता हूँ, 4 पुट कर दो भाई इसमें, तो हमारे पास पैटी कैसी आनी चाहिए? इवन आनी चाहिए। लेकिन ये ऑड सॉरी रिलेशन हमारा ये है ना कि जो जे की वैल्यू होगी वो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग पैटी निकालेंगे और मेरे को इन दोनों की मदद से ये कॉम्बिनेशन मेरे को इसमें इन चार ऑप्शन में से मैच कराना है कौन सा सही होगा। तो अगर जे की वैल्यू ऑड है तो पैटी ऑड होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। अगर जे की वैल्यू इवन है तो पैटी भी इवन होनी चाहिए थी। जे की वैल्यू इवन है तो पैटी भी इवन होनी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। इसमें देखो जे की वैल्यू ऑड है बट पैटी हमारी इवन है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। जे की वैल्यू इवन है, पैटी हमारी ऑड है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन की हमने लैंग्वेज समझ ली, लेकिन जो इसमें पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि जो आपके पास दो न्यूट्रॉन्स हैं इस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई में, वो आउटसाइड वाले, उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या बताना है? जेपी की वैल्यू बतानी है। ओके, सो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और ये चीज़ आपको जो मैंने बताई है कि एस इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, ये भी आपको थोड़ा सा न्यूक्लियर फोर्सेस का आइडिया होना चाहिए था। नाउ वी विल जंप इनटू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्या गया था कि मान के चलो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी किसी न्यूक्लियाई की इस तरीके से गिवन है, एप्सिलॉन बी से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो न्यूक्लियाई है वो आपका एक्स है। इसका आप लोग देख सकते हो मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है। ओके, अगर बाइंडिंग एनर्जी का मास एम्पिरिकल फार्मूला हमारा ये है, सेमी मास एम्पिरिकल फार्मूला इस तरीके से गिवन है, और इसमें सारे जो टर्म्स बताए गए थे उनके करस्पॉन्डिंग जो भी कांस्टेंट थे उनकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। तो बोला गया था कि आपको बताना है मास डिफरेंस ऑफ द मिरर न्यूक्लियाई। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा होगा मिरर न्यूक्लियाई का। मिरर न्यूक्लियाई के मास के डिफरेंस का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेट करना। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कंडीशन के साथ साथ। ये कब है? जब आपके पास जो न्यूक्लियाई है उनका शेप कैसा है? स्फेरिकल है। ओके, सो ये चीज़ आपको याद नहीं है, मैं रिकॉल करवा देता हूँ। ये अगर बाइंडिंग एनर्जी इस तरीके से गिवन है और मिरर न्यूक्लियाई आपको गिवन है और मास डिफरेंस पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये फार्मूला कि मास ऑफ द प्रोडक्ट वो सॉरी मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू सी स्क्वायर माइनस मास ऑफ द न्यूट्रॉन इंटू सी स्क्वायर प्लस डेल्टा ई सी। डेल्टा ई सी क्या है? आपकी कूलम एनर्जी डिफरेंस। कूलम एनर्जी डिफरेंस आप लोग इस तरीके से मतलब लिखते हो, राइट? ए सी ए की पावर 2/3। तो मास ऑफ द प्रोडक्ट सॉरी मास ऑफ द प्रोटॉन मास ऑफ द न्यूट्रॉन, और ये वैल्यू हमको निकालनी है विद द हेल्प ऑफ द टेबल। तो टेबल में ए सी की वैल्यू गिवन थी, ए सी की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू 13 गिवन थी, 13 मैंने यहाँ पुट कर लिया। ए सी की वैल्यू हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ए सी कितना गिवन है? 0.7 पुट कर लेते हैं और यहाँ से 2/3 कर देते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 2.62। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा? ए वाला। अब यही क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको हम लोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन 7 हम लोग कर चुके थे गेट वाले में। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया था कि आपके पास सेल मॉडल में जो न्यूक्लियस होते हैं और कह सकते हो कि जो न्यूक्लियन की स्टेट्स होती है एक पर्टिकुलर शेप में, जैसे स्फेरिकल सेल है, तो उसके पोटेंशियल को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, एन एल जे। ओके, तो ये स्टेट को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ऑल थिंग्स। तो इसमें आपको अगर मैं हैमिल्टोनियन देखना चाहूँ तो उन्होंने बोला गया कि अगर मान के चलो आपके पास पर्टर्बेशन या फिर इंटरेक्शन जो है वो आपका
एलएस कपलिंग के थ्रू है, तो आपको इन दो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स के बीच का क्या बताना था, गैप बताना था, एनर्जी डिफरेंस बतानी थी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और सी की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू गिवन थी। तो ये क्वेश्चन तो आपको पता ही एलएस कपलिंग का है, तो कर लेते हैं एलएस कपलिंग का। ये क्वेश्चन क्या है, रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया था, पढ़ने दो एक बार। ओके ओके, तो इस क्वेश्चन को होल्ड रखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं अलग सेपरेट से कराऊंगा क्योंकि ये काफ़ी थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला गया था कि इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप आपको पता होना चाहिए और एलएस कपलिंग आपका वो था। और अगर मैं फार्मूला याद रखता हूँ तो इस फार्मूला क्या था मेरा, सिंपल सा सी मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस हाफ एच स्क्वायर। सो क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो इनके बीच का अगर गैप निकालना है तो एल की वैल्यू कितनी होगी डी के लिए 2, तो 2 लिख दी। यहाँ पर एच क्रॉस आपको 1 लेके चलना है। इस तरीके से जो एनर्जी गैप है वो कितना हो जाएगा, सी टाइम्स एल प्लस हाफ। और यहाँ से सी की वैल्यू गिवन थी -2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एल की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो यहाँ से आंसर आ जाता है डेल्टा ई की वैल्यू -5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब मैं ऑप्शन मैच करता हूँ तो मेरे पास मैग्नीट्यूड कितना आ जाता है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से टेपर के क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, तो इसको हम लोग सेपरेट पार्ट में कवर करेंगे। क्लियर है इतनी चीज़। तो इस तरीके से ये आपका जो टॉपिक है न्यूक्लियर मॉडल का, ये कंप्लीट हो जाता है।